हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। कैसे हैं आप लोग? देखिए, मेरी कोई गलती नहीं है, मैं बिल्कुल टाइम से आया था। अब बल्कि आज तो मैं 5 मिनट पहले था, टेक्निकल इश्यू आ गया था, है ना। बताओ कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोग? जीवित महसूस कर रहे हैं? है भाई, सबके फेफड़ों में, गुर्दों में सबकी धड़कन ठीक काम कर रही है। और दाढ़ी देखो मेरी बहुत ज़्यादा बढ़ी गई है ना। ट्रिम करने का टाइम नहीं मिल रहा, क्योंकि सारा टाइम जो है वो आपको पढ़ाने पे ही खर्च हो रहा है। तो कोई बात नहीं, आपका कल से पेपर शुरू हो रहा है दोस्तों, CHSL वाले बच्चों का। और जिन बच्चों का कल से एग्जाम है या शुरू हो रहा है एग्जाम कल से, तो उन सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मन को शांत रख के अपना पेपर दें। अटेम्प्ट ज्यादा से ज्यादा करें, मतलब 90% आपका पेपर अटेम्प्ट होना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि आप उल जलूल तुक्का मार रहे हैं, उससे कोई फायदा नहीं होना। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको एनालिसिस भी करवाऊं। तो उसके लिए आप ये टेलीग्राम चैनल जो है वो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप उसको ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, और ये मैं व्हाट्सएप नंबर है हमारी टीम का, आप इस पे अपने मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन को भेज सकते हैं कि क्वेश्चन सर इस टाइप के आ रहे हैं। ठीक है मेरे दोस्त, है ना। अभी आप इसको ऐड कर लीजिए अपने मोबाइल फोन में। तो ये आखिरी सेशन है आप लोगों के लिए, ठीक। और आज की क्लास में मैंने कुछ क्वेश्चन, कुछ क्या, मैंने 60-70 क्वेश्चन इकट्ठा करे हैं, है भाई। और वही सवाल इकट्ठा करें जो आपको कल की परीक्षा में दिखाई देंगे, ठीक है। मजाक कर रहा हूं मैं, होने को कुछ भी हो सकता है, ज्यादा सीरियस ना लें मुझे, ठीक। और फिर क्या कह रहे थे हम, भूल जाते हैं। हाँ, तो जब तक मेरा मन करेगा तब तक मैं पढ़ाऊंगा। अगर आप पढ़ते रहेंगे तो मैं पढ़ाता जाऊंगा, अगर आप सो जाएंगे तो मैं भी जाके सो जाऊंगा, ठीक है। तुमसे ज्यादा आलसी आदमी हूं मैं, और आलसी आदमी ही कमाल करते हैं। कमेंट दिखाओ बच्चों, है भाई। तो एक बार हर हर महादेव का नाम लेके सवाल शुरू करेंगे। हर हर मोदी नहीं बोलेगा कोई। जिस दिन ये नारा लगा तो उसी दिन से देश की GDP गिरने पे है भाई। हर हर महादेव बोलना है। शुरू करें भाई, सवाल नंबर 1 से शुरू करेंगे। गोलू भी तैयार है पढ़ने के लिए। सवाल नंबर 1, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आसान क्वेश्चन होंगे सारे, आपके साथ साथ मैं भी सॉल्व करूंगा। बताइए, एक MBA के सिलेक्शन प्रोसेस में सिलेक्टेड से अनसिलेक्टेड कैंडिडेट का रेशियो 11:2 है। If 40 less had applied and 20 less selected, the ratio of selected to unselected would have been 10:1. How many candidate had applied for the process? देखिए भाई, मैंने सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए, और दोस्तों वही सवाल लिए जिनकी पेपर में आने की उम्मीद बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा रिपीटेड टाइप के वो सवाल होते हैं, ठीक है ना। हर चैप्टर से चिंता मत करो। तो ये पहला और सुंदर सवाल है मेरे प्यारे भाई। हालांकि आप समझ चुके हैं कि एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का क्वेश्चन है, ठीक है। सवाल में दे रखा है कि सिलेक्टेड से अनसिलेक्टेड का रेशियो 11:2 है, तो टोटल स्टूडेंट 13 होंगे। 13 का मल्टीपल आंसर आना चाहिए, और दोस्तों एक ही ऑप्शन 13 का मल्टीपल है, और ये आपका उत्तर आ जाएगा। ये सवाल एज इट इज 2017 CHSL में आया है। तो आप ये ध्यान रखें कि ऐसे सवालों को सॉल्व करते समय, खासकर रेशियो और परसेंटेज के सवालों को सॉल्व करते समय, आप ऑप्शन का विशेषकर ध्यान रखें। टोटल स्टूडेंट 13 है, 13 का मल्टीपल आंसर होगा, एक ही ऑप्शन है। अगर 2 ऑप्शन होते भी तो घबराना नहीं है। आप यहां पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाइए। देखिए, अब सबको ये आता होगा कि यदि 40 कम लोग सिलेक्ट होते, 20 लोग कम चुने गए होते, तो मेरे दोस्तों यहां पे टोटल डाटा और सिलेक्टेड के डाटा पे आपको जो है रेशियो दिया गया है। जिस किसी सवाल में इनिशियल रेशियो दे रखा है, चेंज दे रखा है, फाइनल रेशियो दे रखा है, हर एक उस सवाल में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगेगा। भाई टोटल कैंडिडेट 11:2 13 हैं। 13 में से सिलेक्ट कितने हुए? 11 पार्ट सिलेक्ट हुए। सवाल में यह बोला गया कि अगर 40 लोग कम फॉर्म भरे होते, कम अप्लाई करें, और 20 लोग कम चुने गए होते, तो सिलेक्टेड से नॉन सिलेक्टेड का रेशियो 10:1 हो जाता। यानी कि टोटल 11 में से सिलेक्टेड कितने रहते? 10 पार्ट रहते। तो यहां पे 13 दुसाम 130 और 121, डिफरेंस कितना आएगा? 9 यूनिट। 9 यूनिट की वैल्यू कितनी है मेरे दोस्त? 220
और 400, 220 और 400 का डिफरेंस 180। 9 यूनिट का मतलब 180 है, यानी कि 20 गुना। 1 यूनिट का मतलब 20 है, तो टोटल 13 लोगों ने आवेदन किया है, तो 13 का मतलब भी 20 गुना हो जाएगा दोस्तों 260, 260 है भाई। बहुत सुंदर सवाल है, मैंने आपको बाई ऑप्शन भी बता दिया और सॉल्व करके ही समझा दिया। ठीक है, ऐसे सवाल आने की उम्मीद जो है बहुत ज्यादा है ना। वंस ए लीजेंड सेड, डिजिटल सम से तो पेंट भी पहनी जा सकती है। अच्छा संस्कार सक्सेना, मैंने तो बताया था। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं अगले सवाल की तरफ। है भाई, देखिए रेलगाड़ी वाला सवाल देखते ही मन में मिसमिसी सी आ जाती हैं। एक रेलगाड़ी बिना रुके 80 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड से चलती है, और रुकने के साथ साथ अगर वो रुक रुक के ट्रेवल करते, स्टॉपेज पर रुक के चलती है, तो एवरेज स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर निकल के आती है। तो फॉर हाउ मेनी मिनट्स डज द ट्रेन स्टॉप ऑन एन एवरेज पर आवर। तो आपसे पूछा कि ट्रेन ऑन एन एवरेज पर घंटे कितने मिनट का स्टॉपेज लेती है। तो बहुत सुंदर सवाल। देखिए अगर ट्रेन बिना स्टॉपेज के चले तो एक घंटे में 80 किलोमीटर जाती है, लेकिन जब वो रुक रुक के चलती है विद स्टॉपेज तो 72 किलोमीटर जाती है, यानी कि एक घंटे में 8 किलोमीटर का स्टॉपेज ले लिया। 80 की बजाय 72 किलोमीटर की 8 घंटे का स्टॉपेज लिया, यानी कि 1/10। तो 1/10 पार्ट ऑफ जर्नी जो है ट्रेन स्टॉपेज ले रही है। 1 घंटा 60 मिनट होता है, तो 60 मिनट का 1/10 कितना होता है, 6 मिनट। तो यानी कि 6 मिनट का वो स्टॉपेज ले रही है 1 घंटे की जर्नी में। बहुत ही आसान और रिपीटेड टाइप का ये सवाल है, जल्दी से बताइए। क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? समझना तो पड़ेगा, वरना आपके पास जो है एक ही है भाई पकौड़ा योजना। सवाल नंबर 3 देखिए, When a certain number is divided by 65, the remainder is 56। जब किसी सर्टेन नंबर को हम 65 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 56 है। जब हम सेम नंबर को 13 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर x है। √5x-2 का मान बताइए। देखिए ऐसे सवाल बहुत ही लज्जाहीन होते हैं। 65 का ही एक फैक्टर 13 है, घबराने की जरूरत नहीं है। 65 से भाग करने पर अगर रिमाइंडर 56 आ रहा है तो 13 से भाग करने पर रिमाइंडर कितना आएगा, 56/13 यानी कि 4 आएगा। यानी कि x की वैल्यू दोस्तों कितनी आ चुकी है, 4 आ गई। x अगर 4 है तो √5x-2 कितना हो जाएगा, 4×5 20 -2 18। √18 का मतलब 3√2 इस क्वेश्चन का आंसर है, बी ऑप्शन। अगर सवाल में 65 से भाग करने पर 56 आ रहा, 65 के फैक्टर से ही भाग करोगे तो डायरेक्ट शॉर्टकट होता है कि 56 को भाग कर लीजिए 13 से, यही रिमाइंडर आएगा। सब लोगों ने सीखा हुआ होगा। आगे कर दीजिए जी अगला सवाल, सवाल नंबर 4 बना दीजिए। द टोटल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल इन ए टाउन इज 70,000। एक कस्बे में 70,000 मेल फीमेल है। मेल 6% बढ़ते हैं, फीमेल 4% बढ़ती हैं, और टोटल मेल और फीमेल की जो जनसंख्या है टाउन में वो 73,520 हो जाती है। तो आपसे पूछा है डिफरेंस बताइए मेल और फीमेल की संख्या का टाउन में बिगिनिंग में क्या था। ये एक एलिगेशन का सवाल है, पर मैं आपको उससे कराऊंगा नहीं। हमारे पास एक जादू की पुड़िया है, डेविएशन में उसी से सिखाऊंगा। एक कस्बा है, जैसे मेरे कस्बे का नाम पता क्या है, सियाना। समझे, सियाना यूपी में कस्बा पड़ता है बुलंदशहर में। वहां कृष्ण जी ने एक रात शयन किया था, मतलब विश्राम किया था, तभी से उसका नाम जो है सियाना पड़ गया है। तो मेल और फीमेल का जो है टाउन में एक सम 70,000 है। आदमी की पॉपुलेशन 6% बढ़ती है, औरतों की 4% बढ़ती है, और पॉपुलेशन बढ़ के 73,520 हो जाती है।
70,000 से 73,520 हो गई पॉपुलेशन, यानी कि पॉपुलेशन कितनी बढ़ी है? 3520 बढ़ी है पॉपुलेशन। आप बताओ मेरे दोस्त, क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता कि 4% ही है तो क्या मैं मेल 6% बढ़े, तो मैं ऐसे नहीं लिख सकता 4% प्लस 2%। ऐसा हमने क्यों किया? अगर मेल 4% बढ़े, फीमेल 4% बढ़े तो ओवरऑल भी 4% बढ़ना चाहिए। 70,000 का 4% 2800 बढ़ना चाहिए, जबकि पॉपुलेशन बढ़ी है 3520। तो कितनी एक्स्ट्रा बढ़ी है? 720। 720 एक्स्ट्रा पॉपुलेशन बढ़ी। एक्स्ट्रा कहां से आया? ये मेल पॉपुलेशन का 2% ही तो एक्स्ट्रा है। मेल पॉपुलेशन का 2% ही तो एक्स्ट्रा बढ़ा है। मेल पॉपुलेशन का 2% 720 है, तो मेल पॉपुलेशन का 1% 360 है, तो मेल पॉपुलेशन का 100% 36,000 है, यानी कि मेल 36,000 है। अगर मेल 36,000 है तो फीमेल 34,000 है। 36 प्लस 34 70,000। तो डिफरेंस कितने का है मेल फीमेल का? 2,000 का डिफरेंस है। बताओ, 2,000 लड़के बेरोजगार है, मतलब कोई दिक्कत? पंद्रह लाख के चक्कर में ना पड़े, वो कभी नहीं आने वाले, ठीक है? आगे चलता हूं मैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल बताइए मेरे प्यारे भाई, आया ना? ऐसा सवाल अगर आता है तो आप इसी तरीके से करेंगे। द सर्कमफरेंस ऑफ ए सर्कल एक्सीड्स इट्स डायमीटर बाय 60 सेंटीमीटर, द एरिया ऑफ सर्कल इज। ये भी बहुत गोरा गोरा सा एकदम सवाल है। देखिए, आपको रिलेशन पता होना चाहिए। अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 है तो उसका पेरीमीटर जो आता है ना, पेरीमीटर परिमाप, वो 44 आता है। उसका जो एरिया आता है ना, एरिया, वो 154 होता है। 154। सवाल बोला कि पेरीमीटर उसके डायमीटर से 60 ज्यादा है। देखिए, अगर रेडियस 7 है तो डायमीटर कितना होगा? 14 है। मैं कह सकता हूं कि अगर किसी सर्कल का डायमीटर 14 है तो पेरीमीटर 44 होता है, एरिया 154 होता है। तो पेरीमीटर डायमीटर से कितना ज्यादा है? 30 यूनिट। सवाल में 30 की वैल्यू 60 सेंटीमीटर दे रखी है, यानी कि दुगना। तो लेंथ मल्टीप्लायर 2 आ गया। लेंथ मल्टीप्लायर इज 2, देन एरिया मल्टीप्लायर विल बी 4, 2 का स्क्वायर। 154 गुणा 4 यानी कि 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा एरिया। नहीं समझे होंगे ना बेटे? लेंथ की यूनिट सेंटीमीटर होती है, एरिया की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर में होती है। तो ये जो आपका डायमीटर और पेरीमीटर है, ये लेंथ है सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर का मल्टीप्लायर 2 है, तो एरिया का क्या होगा? 2 का स्क्वायर। ऐसे करना है, आर या एक्सपेक्ट मान के नहीं करना है। सत्यम राजपूत कह रहे हैं, कह रहा हार्ड क्वेश्चन लाइए। सत्यम राजपूत, वो तो मुझे आते ही नहीं। ये लोगों ने मेरे बारे में बहुत गंदी गंदी अफवाहें उड़ा रखी हैं। मैं बहुत हार्ड क्वेश्चन कराता हूँ, टफ क्वेश्चन कराता हूँ, बच्चे रो देते हैं, इररिलेवेंट पढ़ाते हैं, नए हैं। कोई कितनी भी अफवाह फैलाएंगे, लड़के यहीं आएंगे, है ना? आगे चलिए, सवाल नंबर 6। एक कमेंट रोको, बढ़िया बढ़िया कमेंट कर रहे हैं बालक। सब मेरी जीएफ इंस्पेक्टर बन गई और मुझे छोड़ दी, सुभाष 100 कह रहे हैं। सुभाष 100, गुड डिसीजन मेड बाय हर, आई सपोर्ट हर। ठीक है, अगला सवाल करिए, सवाल नंबर 6। तुम उलझे पड़े हो रेलगाड़ी में, नमक चीनी में, वो इंस्पेक्टर बन गई है। तुम्हें क्या लगता है कि वो आरती की थाली सजाएगी तुम्हारे लिए? हैं? सवाल है, when the price of sugar increases by 28%, a family reduce its consumption per month such that the expenditure on sugar was only 12% more than the earlier one.
चीनी की कीमत 28% बढ़ गई। फैमिली ने अपना कंजम्पशन इस तरीके से घटा दिया कि खर्चा केवल 12% ही बढ़े। अगर फैमिली 18.4 किलो शुगर खाती थी पर महीने पहले, तो फैमिली का नया कंजम्पशन क्या है पर मंथ नाउ। देखिए, सवाल सॉल्व करने के लिए आपको कंजम्पशन का रेशियो चाहिए। मैंने आपको डायरेक्ट शॉर्टकट सिखाया हुआ है। चीनी की कीमत 28% बढ़ी, यानी कि 100 से 28 128। खर्चा 12% बढ़ा, 100 से 12 112, यानी कि डायरेक्ट कंजम्पशन का जो चेंज होगा वो इस रेशियो में होगा, है ना। 16 8 128, 16 7 112, 8:7। नया कंजम्पशन पूछा है, 7 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं या निकाल ही लो मेरे दोस्त कि भैया पहले कंजम्पशन 18.4 kg था, यानी कि कितने टाइम्स, 2.3 टाइम्स। तो अब नया कंजम्पशन भी 2.3 टाइम्स होगा, 16.1 kg। 23 7 161, 16.1 kg इस क्वेश्चन का आंसर है, ए ऑप्शन। आगे चलें, नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग चलेंगे। ये बताइए, यदि संख्याओं 20 37 54 105 में से हर एक संख्या में x घटाया जाए तो इस तरीके से प्राप्त संख्याएं समानुपात में सेम प्रोपोर्शन में होंगी। 7x - 5 और x+1 का मीन प्रोपोर्शनल बताइए। दोस्तों, जो आपसे सवाल में पूछा गया वो पूछा है √7x - 5 × x+1। 7x a और b का मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, √ab। देखिए, ऐसे सवालों को करने का, हालांकि आप यहां से x निकाल सकते हो पर निकालना नहीं है, बुलाती है मगर जाने का नहीं, सवाल करने का। भाई आपको यहां पे आंसर इंटीजर आ रहा है, मतलब x का मान ऐसा सेट किया होगा कि √ आसानी से निकल जाए, इंटीजर आ जाए। तो पहले x ही देखो, आंसर बहुत छोटे छोटे हैं, 10 से भी कम है, यानी कि 3 है क्या, 3 7 21 - 5 16, 16 का 4 आएगा, 3 1 4 √2 आएगा, 8 ऑप्शन में भी दिख रहा है, यानी कि कहीं x 3 तो नहीं। अब सवाल को चेक करो, 17 34 दुगना हो गया, 51 102 दुगना हो गया, यानी कि ठीक। हर एक में से 3 घटाओगे तो सेम प्रोपोर्शन में आएंगी, इसका मतलब x का मान जो है वो क्या है, 3 है। ठीक है, हमने कैसे पता लगाया, मुझे इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है और नंबर भी छोटा रखना है, तो मेरे दिमाग में एक ही चीज आती है 3। जैसे ही 3 रखूंगा, 3 और 1 4 बनेगा, परफेक्ट स्क्वायर। 3 पे बात नहीं बनती तो मैं 8 चेक करता, 3 यहां पे रखा, 21 - 5 16, 16 परफेक्ट स्क्वायर बन गया और 8 उत्तर आ रहा है जो ऑप्शन में दिख भी रहा है। इसी को पकड़ दूंगा मैं, ऐसे ही सॉल्व करके आऊंगा, आप भी ऐसे ही करिएगा। ठीक है मेरे दोस्त, है भाई, क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? हालांकि अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते तो मैं आपको सॉल्व करके भी दिखा दूंगा, है भाई। अगर आप यहां पे देखोगे तो गैप देखिए, यहां कितने का गैप है, 17 का गैप है। बता देता हूं यहां कितने का गैप है, 5 में 4 गया 9 और 49 का गैप है भाई। तो ये तो कटना ही रहा आसानी से। चलो अगर और देखें 20 34, यहां कितने का गैप है, 20 54 34 का। भाई यहां कितने का गैप है, 15 में 7 गया 8, 9 में 3 गया 6 68, 34 68, 34 68, यानी कि 1 2। क्या रेशियो आ रहा है भाई, 1 और 2, 1 और 2। ठीक है भाई, तो रिवर्स मल्टीप्लाई करनी है। 2 की 20 में 40, 1 की 37 में 37, 40 और 37 का डिफरेंस 3, 3/2 और 1 का डिफरेंस 1, 3 आ गया x की वैल्यू। नहीं समझ में आया होगा, मुझे पता है बेटे नहीं आएगा समझ में। मैं आपको बता देता हूं, अगर आपकी इच्छा हो भाई हर एक में से x घटाओ, सेम प्रोपोर्शन में आना चाहिए। 20 - x अपॉन 37 - x बराबर 54 - x अपॉन 105 - x, सही है ना।
आपको x का मान निकालना है। सपोज x इंटीजर ना हुआ, उठ पटांग हुआ, तो कैसे करोगे? तो हमारी कोशिश ये रहती है यहां डिफरेंस को सेम करो। यहां डिफरेंस सेम करने में हालत खराब हो रही है। 17 का डिफरेंस है, यहां 49 का डिफरेंस है, नहीं करूंगा है भाई। नहीं, यहां पे 5 में से 4 गए, 51 का, सॉरी। ठीक है, तो क्या करते हैं फिर, एक काम करते हैं, इसको इधर ले आते हैं, 54 माइनस एक्स को इधर ले आते हैं और 37 माइनस एक्स को इधर ले आते हैं, 37 माइनस एक्स को इधर ले आते हैं। एक ही बात है ना, ये इधर आ जाएगा, उधर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। भाई यहां कितने का डिफरेंस है? यहां 34 का डिफरेंस है। यहां कितने का डिफरेंस है? अब यहां 15 में 7 गया 8, 9 में 3 गया 6, 68 का डिफरेंस है। यहां 34 का डिफरेंस है, यहां 68 का डिफरेंस है। डिफरेंस को सेम करते हैं, 68 68 68 68 बनाने के लिए यहां 2 से गुणा, बेटा यहां 2 से गुणा कर दीजिए, तो ये चीज होगी 40 माइनस 2x। यहां 1 से गुणा करिए, चाहे आप अंश को बराबर रख दो चाहे हर को बराबर रख दो, बात सेम ही है। 37 माइनस एक्स, ये इधर आएगा 40 माइनस 37 3, ये उधर आएगा 2x माइनस एक्स, तो x 3 आएगा। कंपेंडो डिविडेंडो लगाया, मतलब हमने एक टाइप का। आगे चलिए बताइए। बहुत सुंदर सवाल है। देखिए ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और मैं कैरविल पे इतनी बार करा चुका हूं कि मैं आंख भी बंद करूंगा ना तो भी मेरा हाथ जो है सही डायरेक्शन में जाएगा। अच्छा 1751 से भी ठीक था, मैंने डिफरेंस गलत ले लिया था क्या? यहां पे कितने का डिफरेंस है? 17 का डिफरेंस है। यहां कितने का डिफरेंस है? 51 का। ओ ये गलत घटा दिया हमने, 51 का। तो 1:3 आ गया, ये डिफरेंस 1:3 आ गया, 1:3। तो आप बोलोगे जी सर 1:3 आ गया, ठीक है। यहां कितने का डिफरेंस है? 17 का डिफरेंस है। यहां कितने का डिफरेंस है? 51 का डिफरेंस है। तो रेशियो ले लेंगे जी 1:3। तो 3 की 20 में गुणा 60, 1 की 54 में गुणा 60 माइनस 54 बटे 3 और 1 का डिफरेंस 2। तो x की वैल्यू जो है 3 आ गई। बिल्कुल ठीक कह रहे हो भाई, ऐसे भी हो जाता, हम बेवजह झंझट कर रहे हैं। आगे चलते हैं। वेरी गुड। बताइए दोस्तों, ट्राइंगल एबीसी में एबीसी है, एसीबी है, सीबीए है, ये तो कोई दिक्कत नहीं। एंगल ए एंगल बी का दुगुना है, तो कौन सा ऑप्शन ट्रू है? देखिए ये एक टाइप की थ्योरम है। कोई भी ट्राइंगल हो, अगर उसमें एंगल ए एंगल बी का दुगुना है तो क्या सही होगा? ये एक थ्योरम है और थ्योरम को अपनी मर्जी से कैसे भी घुमा सकते हो। तो भाई अगर आप इस साल को बेसिक से करोगे तो इसमें साइन कोसाइन रूल लगाना पड़ेगा। और सबसे बढ़िया तरीका क्या है मेरे दोस्त, कि आप अपनी मर्जी से कुछ भी मान लो, जो आपको पसंद आए, सवाल की कंडीशन को बिना वायलेट करे हुए आप अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकते हो। सवाल में एंगल ए एंगल बी का दुगुना दे रखा है तो क्यों परेशान हो रहे हो? एंगल बी को 45 मान लो, एंगल ए 90 आ जाएगा। अभी ए बी सी, परेशान नहीं होना। आप बी को 45 मान लीजिए, ए कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। तो क्या दुगुना नहीं है? हमने दुगुना रखा है भाई। ये साइड सी है, ये साइड बी है, ये साइड ए है। रेशियो क्या होता है? 45 45 90 में 1 1 रूट 2 का 1 रेशियो रूट 2। यानी कि अगर 1 1 रूट 2 है तो कौन सा डाटा ठीक बैठ रहा है? कि ठीक बैठ रहा है रूट 2 का स्क्वायर 2 बराबर 1 प्लस रूट 2, ये ठीक नहीं है। ए स्क्वायर 2 हो जाएगा, 1 माइनस समथिंग, ये भी ठीक नहीं है। ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर 2 हो जाएगा, बी स्क्वायर 1 1 माइनस समथिंग, ये भी ठीक नहीं है। तो यही ठीक है फिर, डी ऑप्शन। भाई ए यहां पे रूट 2 है, रूट 2 का स्क्वायर 2, बी 1 है, 1 का स्क्वायर 1, बी सी 1 है, बी सी 1, तो 2 बराबर 2 हो रहा है, यानी कि यही ऑप्शन ठीक है। अगर दो ऑप्शन मैच भी हो जाते तो आपको घबराना नहीं है, फिर आप 30-60 मान लेते, भाई 30-60 मान के कर देते, आंसर तभी भी सेम आएगा। यह सवाल एग्जामिनर ने इसी पर्पज से सॉल्व करने के लिए बनाया। हाँ 30-60 से भी होगा बेटा, घबराना नहीं है,
ठीक है, क्लियर है। साइन कोसाइन से कभी सॉल्व नहीं करना। आगे चलते हैं, ये बताइए let x be the least number divisible by 13 such that when x is divided by 4, 5, 6, 7, 8 and 12 the remainder in each case is 2 the sum of digits of x। देखिए x सबसे छोटी ऐसी संख्या है जो 13 से कटती है, लेकिन 4, 5, 6, 7, 8, 12 से भाग होने पर हर केस में 2 रिमाइंडर बचता है। तो जिस संख्या के बारे में आप तलाश कर रहे हो वो क्या होगी, इन सब का एलसीएम मल्टीप्लाई बाई एनी इंटीजर प्लस 2 ये होगा। यानी कि संख्या x जो होगी वो यही होगी कि नहीं होगी, बता। आपसे पूछा x के अंकों का योग। हम हमेशा कोशिश करते हैं मेरे दोस्तों कि ऐसे सवाल को डिजिटल सम से बनाया जाए। ये संख्या x ये होगी, तो क्या आपकी नजर में ये नहीं आता कि भाई ये नंबर 9 से कटने वाला है? देखिए 9 से तो नहीं, देखिए यहां 6 आ रहा है, 6 का मतलब 3 है। मेरे दोस्त अगर मैं इस नंबर को 3 से भाग करूंगा, अगर मैं इस नंबर को 3 से भाग करूंगा तो ये तो पूरा पूरा कट जाएगा भी, 6 में 3 आता है, ये बच जाएगा यानी कि 2। यानी कि x एक ऐसा नंबर है उसको 3 से भाग करने पर, ये तो 3 से पूरा पूरा डिवाइड है, रिमाइंडर 2 आना चाहिए। x एक ऐसा नंबर है जो 3 से भाग होने पर 2 रिमाइंडर देता है। ऐसा कौन सा ऑप्शन है 3 से भाग होने पर 2 रिमाइंडर यानी कि डिजिटल सम? यहां भी 2 आ जाएगा, ये नहीं है। तो 2 ऑप्शन में आप फंस चुके, 11 और 8। आप 2 ऑप्शन में फंस चुके। हालांकि हम बनाने की कोशिश करेंगे ऐसे ही कि भैया ये नंबर 3 से कटता है, अगर मैं 3 से भाग दूंगा x को तो 2 रिमाइंडर बचेगा, यहां से भी 2 रिमाइंडर बचता है, 1 और 1 2, यहां से भी 2 बचता है। तो अब फिर आप क्या करेंगे, फिर आपके पास सॉल्व ही करने का एक रास्ता है। लेकिन 2 गलत ऑप्शन तो हट गए ना, 50% चांस तो अब सही होने का। चलिए तो एलसीएम निकालना है, तो 5, 4, 6, 8, 12 120 हो जाएगा। 5, 4, 6, 8, 12 हाँ 120 जाएगा। 120 7 840, 840 k प्लस 2 ये आ जाएगा x। अब सवाल में साफ साफ बोला है कि x जो है 13 से कटना चाहिए स्मॉलेस्ट, तो 840 को 13 से काटेंगे तो 13 छिंग 78, 6 0 13 चौका 52, 8k प्लस 2 बचेगा। तो k की जगह क्या रखें कि 13 से कट जाए, 1 नहीं रख सकते, 2 नहीं रख सकते, 3 रखना पड़ेगा। तो k की जगह आप 3 पुट करोगे, 24 2 26 तब कटेगा 13 से, k की जगह 3 रखोगे, 2400 प्लस 120 2520 प्लस 2 2522 आ गई संख्या। 2522 के डिजिट्स का सम कितना है 11, 6 5 11। बोलो बहुत बढ़िया सवाल है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे जबरदस्त सवाल। हालांकि इसमें एग्जामिनर को इतना जो है कठोर नहीं होना चाहिए कि उसने ऑप्शन से करने का तरीका हटा दिया, अदरवाइज 90% चांसेस है कि ऐसे सवाल ऑप्शन से हट जाएं। ठीक है, आगे चलें। नेक्स्ट करेंगे मेरे दोस्त, अगला सवाल है आपके सामने, सवाल नंबर 10। 7 साल पहले ए और बी की एज का रेशियो 4:5 था और 7 साल बाद 5:6 हो जाएगा। तो आप बताइए 5 साल व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एजेस 5 years फ्रॉम नाउ। अब से 5 साल के बाद कितना होगा? देखिए ये आसान सवाल है, मैं आपको पूरा बताऊंगा डिटेल में। जैसे प्रेजेंट है, अगर 2 बंदे हैं ए और बी, 2 बंदे ए और बी हैं, अगर आप प्रेजेंट से 7 साल पहले चले जाओ, प्रेजेंट से 7 साल पहले चले जाओ, तो ए बी की एज का जो रेशियो है वो 4:5 है, 4:5, यही बोला है ना। और प्रेजेंट से 7 साल बाद जाओगे तो 7 साल के बाद ए बी की एज का जो रेशियो है वो 5:6 है। पूछा है
अब से 5 साल के बाद उनकी एज का रेशियो क्या होगा, प्रेजेंट से 5 साल के बाद, प्रेजेंट से 5 साल के बाद एज का रेशियो क्या होगा, ये आपसे पूछा है। ये ना देखिए, ए की एज 4 से 5 हुई, बी की एज 5 से 6 हुई, सेम गैप है 1-1 यूनिट। भाई एक्चुअल में 14 साल का गैप है, प्रेजेंट से 7 साल पहले 7 साल बाद है, 14 साल का गैप है। तो ए और बी की एज सेम डिफरेंस से बढ़नी चाहिए। ए की एज 4 से 5 हुई, 1 यूनिट बढ़ी, बी की एज भी 5 से 6 हुई, 1 यूनिट बढ़ी, यानी कि 1 यूनिट का मतलब ही 14 साल है। 1 यूनिट का मतलब ही 14 साल है। आपसे पूछा है प्रेजेंट से 5 साल बाद ये एज का रेशियो क्या होगा, तो आप ऐसे नहीं कह सकते कि यहां से 2 साल पहले, यहां से 2 साल पहले पूछा एज का रेशियो क्या होगा। अगर 1 यूनिट का मतलब 14 साल है, तो मेरे दोस्त 2 साल पहले जाऊंगा तो 2 साल का मतलब क्या होगा, 1/7 यूनिट। भाई 7 से डिवाइड कर दोगे, 2 साल का मतलब 1/7 यूनिट। तो आप 1/7 यूनिट वापस चले जाइए, 5 - 1/7, 6 - 1/7, ये रेशियो आ जाएगा। यानी कि 34 और 41, ये ऑप्शन। आपको एज कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है कि एज निकालते फिरो। आपसे रेशियो पूछा है तो सीधा कैलकुलेशन रेशियो में करेंगे। भाई प्रेजेंट से 5 साल बाद एज का रेशियो पूछा है, तो अब यहां से 2 साल पहले चले जाओ ना, एक ही तो बात है। अगर 14 साल का मतलब 1 यूनिट है, तो 2 साल का मतलब 1/7 यूनिट है। 5 यूनिट से 1/7 माइनस करो, 6 में से 1/7 माइनस करो, ये 34/7, 41/7। एक्चुअल में 34-41 ही है। बोलिए, ये बताइए, हर एक वैरायटी जो मैं यहां पे आपको करा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बच्चा कह रहा सर आज इतना सिंपल सवाल कैसे ला रहे हैं, बेटा पेपर में सिंपल ही आता है, हैं? वही तो मैं कहता हूं, जिस दिन मैं सिंपल सवाल कराता हूं लोग मुझे हल्के में लेने लगते हैं। और थोड़ा अच्छा कराता हूं तो कहते हैं सर डिमोटिवेट कर दिया, इतना टफ आएगा क्या, इतना टाइम लगेगा क्या। आएगा भैया चंद्रभूषण सिंह। अगर डिफरेंस सेम ना हो बेटे तो डिफरेंस को सेम बनाओ पहले। यहां सेम दे रखा तो आपके लिए अच्छी बात है, नहीं दे रखा होता तो सेम बनाते, रिवर्स से मल्टीप्लाई करके डिफरेंस से। ABC started a business with their capital in the ratio 1:4. 3 बंदे ABC उन्होंने बिजनेस शुरू किया 1:4:4 के रेशियो में पैसा लगा के। एट द एंड ऑफ एवरी 3 मंथ, हर 3 महीने में A अपनी कैपिटल को डबल कर रहा है, B आधा कर रहा है। हर 3 महीने में A डबल कर रहा है जबकि B आधा कर रहा है अपनी कैपिटल को, और C ने अपनी कैपिटल को अनचेंज्ड रखा। 1 साल के एंड में B का शेयर कितना है, 4.5 लाख है। तो टोटल प्रॉफिट पूछा है। देखिए आप जानते हैं पार्टनरशिप के सवाल में प्रॉफिट इज प्रोपोर्शनल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, आपको यही करना है। 3 बंदे हैं जी, A, B और C। ध्यान रखिएगा बहुत आसान सवाल है। क्या रेशियो है, वो 1 रुपए ये लगाता है तो 4 रुपए ये लगाता है, तो दोस्त 4 रुपए ये लगाता है। हुआ क्या, हर 3 महीने के बाद A डबल कर रहा है, यानी कि डबल कर दिया 2, फिर डबल कर दिया 4, फिर डबल कर दिया 8। ये हर 3 महीने में हुआ है, मल्टीप्लाई बाई 3। उसके बाद B हर 3 महीने में आधा कर रहा है। अच्छा 2 से मल्टीप्लाई कर लेनी चाहिए थी, कोई बात नहीं। ये आधा कर दिया 2, फिर आधा कर दिया 1, फिर आधा कर दिया 0.5, और दोस्तों मल्टीप्लाई बाई 3। C ने कुछ नहीं किया, 4 रुपए लगा के रखा है 12 महीने के लिए। 12 महीने के लिए इसने कुछ नहीं किया। तो मेरे दोस्तों प्रॉफिट इस रेशियो में बटना चाहिए ना ABC के बीच। ये डबल करता जा रहा है, ये आधा करता जा रहा है हर 3 महीने में। तो टाइम मैंने बाद में लिख दिया है, यहां से 3, 3 और ये 4। तो मेरे दोस्तों 2 1 3 4 7 8 15, 4 2 6 1 7, 2 1 3 4 7 8 15, 4 2 6 और 1 7, ये 7.5 हो जाएगा, और रेशियो 16। तो आप इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 30
1532 ये आ जाएगा। क्लियर है? सवाल में पूछा कुल लाभ, तो कुल लाभ आ जाएगा 30, 15, 45 और 32, 77, 77 का मल्टीपल, 77 का मल्टीपल यानी कि 11 का मल्टीपल, यानी कि 7 का मल्टीपल, यानी कि डी। अगर आप सॉल्व भी करोगे तो बी का हिस्सा 4.5 लाख दे रखा है, 15 की वैल्यू 4.5 लाख दे रखी है, यानी कि 1.5 गुना। तो टोटल आपसे पूछा है, टोटल हो जाएगा 77 यूनिट है भाई, 15 तिया 45, 0.3 टाइम्स। तो ये भी 0.3 टाइम्स हो जाएगा अभी 21 + 2.1 23.1 लाख। ठीक है ना? अरे मजा आया? चलिए आगे चलते हैं। मुझे नहीं लगता यहां तक एक भी बच्चे को कोई डाउट है अभी तक। ये 12वां ही हुआ है ना अभी? चलो ये बताओ फिर। द वैल्यू ऑफ दिस, देखिए सवाल देखने में भयानक लग रहा, मुझे भी बढ़िया लग रहा है भाई। आप यहां पे डिजिटल सम लगाइए, मेरे से तो लगेगा नहीं। ये सवाल एज इट इज मीन्स 2019 के पेपर में आया है। आज ये सवाल हमारे काबू में आया है, आज करेंगे इसे। एक्चुअली ऐसा सवाल आने की उम्मीद है बहुत ज्यादा। यहां पे प्री के पेपर में 2 हिस्सों में आ सकता है, 2 अलग अलग सवाल हैं, ये और ये, दोनों को मर्ज कर दे एक अच्छा सवाल बन गया। हमें अलग अलग ही सॉल्व करना है। सबसे पहले ये पोर्शन बताओ ये क्या होगा। देखिए अगर आप गौर से देखेंगे तो ऊपर मेरे प्यारे भाई 4, 2, 6 डेसिमल है, नीचे 4, 1, 5, 1, 6, नीचे भी 6 डेसिमल है। तो डेसिमल तो अब आपको दिखना ही नहीं चाहिए। जब नीचे 6 डेसिमल हैं और ऊपर भी 6 डेसिमल है तो डेसिमल तो हटा दो, और इसकी कोई जरूरत ही नहीं है आपको अब, है भाई। ऊपर भी 6 है, नीचे भी 6 है, मतलब डेसिमल के बाद 6 डिजिट। अब यहां पे देखिए 29 सत्ते, ये देखिए कट जाएगा 203, 365 और 292। देखिए 365 कटता है 73, 365/5 73 दिन होता है। सीआई में नहीं पढ़ा क्या? 73 4 जा और 73 5 जा, यानी कि 4/5 आ गया ये, 4/5 और डिवाइडेड बाई ये करेंगे मेरे दोस्त। अब ये वाला पोर्शन देखते हैं। ये वाला पोर्शन क्या है? ये ऊपर देखोगे a² - b², a² - b² का मतलब a + b × a - b, a + b करोगे 12, 8, 20, 0.24, a - b करोगे 4। नीचे क्या है मेरे गंदे भाई? नीचे 0.25² + 0.25, यहां से 0.25 कॉमन आएगा, 0.25 कॉमन आएगा नीचे से। तो आप कहोगे सर यहां से 0.25 बचेगा, 19.99, 19.99 में 0.25 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 20 और 0.24, 20.24, यानी कि मेरे दोस्तों कट गया 4/0.25, 4/0.25 कितना हो जाएगा? यानी कि 16। तो 16 आ गया, सॉल्व करके 16, ठीक है ना? 4/0.25 16 आ गया। डिवाइडेड बाई 16 है तो मल्टीप्लाई अपॉन 1/16, तो 4 चौक 16, 1/20, 1/20 इस क्वेश्चन का आंसर है। 1/20 का मतलब 0.05 आएगा, ये ऑप्शन। मजेदार सवाल है, शानदार, कोई टफ नहीं है, देखने में भयानक लग रहा है भाई। कहीं फॉर्मूला भी लगता है, कहीं काटना पीटना भी पड़ता है। नेक्स्ट सवाल पे हम लोग जाएंगे, आगे बनाएंगे दोस्तों। ये तो हो गया, ये बताइए 4.53 - 3.07 का स्क्वायर अपॉन 3.07 - 2.15
इंटू 2.15 माइनस 4.53। देखिए 3 नंबर हैं, घबराना नहीं है बेटे, है भाई। अगर आप इस सवाल को देखो तो 3 ही नंबर हैं, 4.53, 3.07 और 2.15, यही है ना। अगर आप गौर से देखो तो मैं तो समझ गया कि ये सवाल कई बार पेपर में आया और इस सवाल का आंसर 3 है। एक्चुअली है क्या भाई, अगर ये 4.53 ये ए है, ये बी है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन b माइनस सी इंटू सी माइनस ए, ये क्वेश्चन है मेरे दोस्त। अब तो समझ में आ गया होगा सबको। प्लस ये क्या है, b माइनस सी का होल स्क्वायर अपॉन c माइनस ए इंटू ए माइनस बी, मेरे प्यारे भाई। और प्लस ये क्या है, c माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन a माइनस बी इंटू बी माइनस सी। तो बच्चा क्या ये चीज समझ नहीं चुका? ये सवाल आप लोगों ने सॉल्व नहीं किया कभी जिंदगी में, है भाई? अबे भैया नीचे तो a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए बनता है। नीचे a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए बनता है। ऊपर क्या है, ऊपर होता है a माइनस बी का क्यूब, b माइनस सी का क्यूब प्लस c माइनस ए का क्यूब, a माइनस बी का क्यूब प्लस b माइनस सी का क्यूब प्लस c माइनस बी का क्यूब, यानी कि थ्राइस ऑफ a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए, a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए। ये सब कैंसल आउट होता है, 3 उत्तर बचता है। लेकिन पेपर में करना नहीं है, इतनी चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए कि a माइनस बी स्क्वायर अपॉन a माइनस बी, बी माइनस सी। मैं समझ गया कि ऊपर क्यूब का फॉर्मूला बनना है, थ्राइस ऑफ a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, और नीचे a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए है, यानी कि 3 आंसर बचने वाला है। बोलो, मुझे नहीं लगता अब इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट है। आगे चलेंगे जी अगले सवाल की तरफ। ये बताइए, बहुत सुंदर बात, यदि 45/53 बराबर है 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c माइनस 2/5, जहां a b c पॉजिटिव इंटीजर हैं, तो 4a माइनस बी प्लस 3c का मान क्या होगा? ये देखिए बहुत अच्छा सवाल है, सवाल पेपर का पूछा हुआ है। देखिए 45/53 को आप ऐसे लिख सकते हैं, 53/45, 53/45 1 अपॉन में 1/53/45, मतलब ये चीज इसके बराबर है, ये चीज बराबर है इसके। दिख रहा है ना बेटा? ऐसे देखना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है? 53/45 इसके बराबर है। तो मेरे दोस्त मैं आपको कितनी बार समझा चुका हूं जी, इससे ये 53/45 है भाई। इसी को आप करोगे ब्रेक करके, कितना आएगा? 1 प्लस 8/45 ही आएगा, 8/45। इस 8/45 को रिवर्स कर दो 45/8, तो कितना आएगा? 5 प्लस 5/8, 5 प्लस 5/8 ये आया है भाई, ये हो गया। 1 अपॉन करना ना, 5/8 का रिवर्स कर दीजिए 8/5, 8/5 बराबर। अबे तीसरा स्टेप कर रहा हूं, तीसरा स्टेप c माइनस 2/5 होना चाहिए, तीसरा स्टेप c माइनस 2/5 होना चाहिए। तो यानी कि माइनस 2/5 करना है, तो क्या किसमें से घटाना होगा? 2 में से। 2 माइनस 2/5 होता है 8/5। तो आपको ए बी सी निकालना है, तो क्या मिलने गया बेटा? ये ए लिखा हुआ, ये लिखा हुआ बी, और ये लिखा हुआ सी। देख रहे हैं ना, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ये शॉर्टकट है और आपको यही सीखना है भैया। 53/45 इसके बराबर है, ब्रेक करते जाओ, उल्टा करते जाओ। 1 प्लस 8/45, इसका उल्टा कर दो 45/8, 5 प्लस 5/8, इसका उल्टा कर दो 8/5। अगर 1 अपॉन में चलता रहता तो कहानी यही होती भाई, लास्ट में माइनस 2/5 करना है तीसरा स्टेप, तो माइनस 2/5 किस में से घटाओगे? 2 में से।
यानी कि ए का मान 1 है, बी का 5 है, सी का 2 है। ए की जगह 1 रखेंगे 4 होगा, बी की जगह 5 और सी की जगह 2, 2 तिया 6, तो 10 माइनस 5, 5 इसका आंसर है, ए ऑप्शन। बताइए, मजेदार है ना? वेरी गुड। आगे चलिए भाई, अगला बना दीजिए। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और सवाल मजेदार आपके लिए। सही स्पीड है, किसी को फास्ट तो नहीं लग रहा है? हाँ, पूरा करवा दूंगा, चिंता मत करो भाई। बहुत बढ़िया। एक 50 स्टूडेंट की क्लास है जिसमें 46% गर्ल्स हैं, रिमेनिंग लड़के हैं। द एवरेज ऑफ द बॉयज मार्क्स इज 58 और गर्ल्स का एवरेज 62 है। पूरी क्लास का एवरेज बता दीजिए। बिल्कुल बेहतरीन डेविएशन। देखिए, आई एम ए गुरु ऑफ डेविएशन, में वही सिखाता हूं। 46% गर्ल्स हैं, यानी कि बाकी का 54% बॉयज हैं। बाकी का 54% दोस्तों बॉयज हैं। बॉयज गर्ल्स का रेशियो है ये, बॉयज गर्ल्स का रेशियो है। सवाल में दे रखा है बॉयज के मार्क्स 58 आए हैं, बॉयज के मार्क्स 58 आए हैं, गर्ल्स के मार्क्स 62 आए हैं। 62 गर्ल्स के मार्क्स आए 62, 62 का मतलब 58 से 4 ज्यादा है। ठीक है, तो आपसे पूछा है 58 प्लस 4 पूरी क्लास के एवरेज मार्क्स, तो एवरेज 58 तो होगा ही होगा दोस्तों, एवरेज 58 तो होगा ही होगा। एक्स्ट्रा कितना है? 46 चौका, 46 चौका कितना होता है? 160 और 24, 184 एक्स्ट्रा है। इसको बांट देंगे सारे स्टूडेंट में। सारे स्टूडेंट कितने हैं? 100 स्टूडेंट में, तो 1.84। 58 में 1.84 जोड़ेंगे तो 59.84 आंसर है। 59.84। समझे ना? ठीक है, आगे चलिए। ये 15 है ना? वेरी गुड, ये बनाइए। अरे बताइए, देखिए, 2 आर्टिकल आर सोल्ड फॉर ₹2508 ईच। 2 आर्टिकल में से हर एक को 2508 रुपए में बेचा गया है। इसका मतलब यह है कि यहां सेलिंग प्राइस सेम है। 2 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम है, विक्रय मूल्य सेम है, यह बोला गया है। एक आर्टिकल पे 14% गेन होता है, दूसरे पे 12% लॉस होता है, तो ओवरऑल गेन या लॉस परसेंटेज क्या होगा? अप्रॉक्स 1 डेसिमल प्लेस तक। ये सवाल 2018 प्री के पेपर में आया है। देखिए, इस सवाल को आप रेशियो से कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं। हर एक बच्चा इस सवाल को रेशियो से कर सकता है, और मैंने आपको रेशियो से ऐसे सवाल करवा भी रखे हैं, आप पिछले सेशन देखोगे। पर मैं आपको बेटे, यहां कैलकुलेशन बहुत बढ़ जाती है रेशियो से। मैं एक ऐसा डायरेक्ट शॉर्टकट भी आपको बताना चाहता हूं कि आप आसानी से कर लेंगे। भाई मेरे दोस्त, अगर आप 2 आर्टिकल को बेचते हो, अगर आप 2 आर्टिकल्स को बेचते हो सेम सेलिंग प्राइस पे, सेम सेलिंग प्राइस पे, अगर एक पे X% प्रॉफिट है, दूसरे पे Y% प्रॉफिट है, 2 आर्टिकल बेचते हैं, एक पे X% प्रॉफिट कमा रहे हो, दूसरे पे Y% प्रॉफिट कमा रहे हो, सेलिंग प्राइस सेम है दोस्तों, तो ओवरऑल जो होगा, वो क्या होता है? ओवरऑल बराबर 100x प्लस वाई, 100x प्लस वाई प्लस 2xy। ये आपको अभी भयंकर सा लगेगा देखने में, पर इससे सवाल बहुत आसान होगा। अपॉन 200 प्लस x प्लस वाई परसेंटेज। जो हमारे अर्थमेटिक के क्लास नोट्स आ रहे हैं उसमें मैंने ये चीज डाली भी है। 200 प्लस x प्लस वाई परसेंटेज।
100x+y ओवरऑल फंडा है ये। अगर आप एक सामान पे x% लेते हो, दूसरे पे y% लेते हो, सेलिंग प्राइस सेम है, तो ओवरऑल 100। देखिए ये उसी सवाल में लगाइए जहां पे डायरेक्ट परसेंटेज पूछा है। अगर रुपए में आंसर पूछा होता तो रेशियो सही करना है। 100x+y + 2xy अपॉन 200 + x+y परसेंटेज। यहां पे दे रखा है कि एक पे 14% प्रॉफिट ले रहे हो, दूसरे पे 12% लॉस ले रहे हो, तो x की जगह 14 रख दीजिए, y की जगह -12। 14 - 12 2, 2 × 100 200 हो जाएगा। 14 × -12 कितना आ जाएगा भाई? 168 दूनी 336। 200 - 336 अपॉन 14 - 12 2, 202%। एक लाइन में आ गया उत्तर। आंसर नेगेटिव आएगा। नेगेटिव का मतलब लॉस है, लॉस। 200 में से 336 घटाओगे तो -136। -136 बटे 202% आ गया। कर सकते हैं ना, x की जगह 14 रख दो, y की जगह -12। 14 - 12 2 हो गया, 202। 14 - 12 2, 200। 14 × -12 -168 दूनी 336। 200 - 336 -136 बटे 202। 0.5। 202 का 0.5 कितना होता है मेरे दोस्त? तो 0.5 तो नहीं है भाई, 202 का 0.7 है ये, क्योंकि 0.5 तो लगभग 100 होना चाहिए था ऊपर। 200 का 0.7 करेंगे तो लगभग 140 जाएगा, ऊपर 136 है, तो अप्रॉक्स 0.7% का लॉस है, अप्रॉक्स। मुश्किल से मुश्किल ये सवाल एक अच्छे सवाल की श्रेणी में आता था 2 सवाल पहले, और आज आप इस सवाल का सॉल्यूशन मैक्सिमम आप 10 सेकंड में कर सकते हो। उससे ज्यादा का सवाल नहीं है ये, मैक्सिमम 10 सेकंड। समझ में आया? मुझे लगता है कि आपको मेरी बात समझ में आई है, तरीका भी समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। चलिए ये बताइए, करो। Anu allows 20% discount on the mark price of an article and still makes a profit of 25%. अनु बेचारी 25% प्रॉफिट कमाती है 20% डिस्काउंट देके। इफ शी गेन्स 44.8, अगर 44.8 रुपए का प्रॉफिट है आर्टिकल को सेल करने पे, तो कॉस्ट प्राइस बताइए। ओके मेरे दोस्त, कितना घटिया सवाल है। अगर सवाल में आपको प्रॉफिट दे रखा है 25%, आपको गेन दे रखा है 44.8, आपसे कॉस्ट प्राइस पूछा है, तो क्या आपको और किसी चीज की जरूरत है? अबे भाई प्रॉफिट किस पे होता है? कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस का 25% प्रॉफिट हुआ है, 25% 44.8 दे रखा है। इस डाटा की कोई जरूरत नहीं थी, ये केवल आपको बेवकूफ बनाने के लिए दिया गया। 25% का मतलब 44.8, तो 100% का मतलब 44.8 का 4 गुना। सीपी पे ही प्रॉफिट होता है, यानी कि ये उत्तर आएगा 2 यूनिट डिजिट जाएगा। 44 हो गया 176.8, 4 जा 3.2, 176 और 3.2 179.2। सीपीएमपी रेशियो की जरूरत नहीं। सीपीएमपी रेशियो की जरूरत तब पड़ती जब यहां पे मार्क प्राइस पूछा जाता, वो सवाल भी मैं आपको कराऊंगा। ठीक है ना? नेक्स्ट आगे है भाई, बताइए। वेरी गुड क्वेश्चन। सवाल 2018 प्री के पेपर का पूछा हुआ है, मुझे इसका आंसर चाहिए आप लोगों से। थैंक यू भाई, थैंक यू। AB इज ए डायमीटर ऑफ सर्कल विद सेंटर हो। अच्छा, मैं टेक्नोलॉजी का यूज करता हूं, खर्चा किया मैंने है भाई बोर्ड खरीदने में। चलो ये देखिए, AB इज ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल विद सेंटर O। तो AB डायमीटर है इस तरीके से, A
बी हो गया, ठीक है ना। सर्कल का सेंटर ओ है, ये सेंटर हो गया ओ। सी बी इज ए टेंजेंट टू द सर्कल एट बी, तो सी बी एक टेंजेंट हो गया, जाहिर सी बात है बी पे है, सी बी, ओके। AC इंटरसेक्ट दी सर्कल एट जी, AC सर्कल को G पे काटता है, तो AC सर्कल को यहां काट रहा है G पे, ये टेंजेंट है तो एंगल 90 डिग्री का होगा। सवाल में दे रखा है सर्कल की रेडियस 6 है, AG 8 है, AG की जो लेंथ है वो सवाल में 8 दे रखी है, सर्कल की रेडियस 6 है, तो डायमीटर कितना हो जाएगा 12। ये डायमीटर कितना हो जाएगा दोस्त 12, डायमीटर 12 हो जाएगा, रेडियस 6 है। तो सवाल में पूछा BC की लंबाई पूछी है, द लेंथ ऑफ BC, यानी कि दिस आपसे पूछा गया है, दिस। ये दिया भाई AG 8, ये है 8, तो करिए, बनाइए। आया? देखिए मेरे दोस्त, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि दिस इज ए क्वेश्चन ऑफ सिमिलरिटी। राइट एंगल ट्राइंगल में है भाई, सिमिलरिटी लगाना सभी लोग जानते हैं। ये मिलाएंगे तो सेमी सर्कल में हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है। ये जो होगा जी से बी को मिलाएंगे तो ये सेमी सर्कल में बना एंगल 90 डिग्री होगा। आपको ये निकालना है BC। ध्यान से सुनेगा मेरे दोस्त, ट्राइंगल AGB में ये 12 है, ये 8 है, तो ये कितना है पाइथागोरस से, पाइथागोरस से कितना आ जाएगा दोस्तों, ये 144 64, यानी कि √80, 80 का मतलब 4√5, ये 4√5 आ गया, 4√5 आ गया जीबी की लंबाई। मुझे पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री वर्टेक्स से हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो ट्राइंगल सिमिलर बनेंगे। BC निकालना है, BC किस ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में, और इस ट्राइंगल की तीनों साइड पता है, दोनों सिमिलर है, सिमिलरिटी लगा दीजिए, दोनों ही ट्राइंगल सिमिलर है भाई। ये वाला थीटा है तो दोस्तों ये थीटा होगा, है भाई। यहां 90 है, 90 के सामने कितना आ रहा है दोस्तों BC, भाई लोगों यहां 90 के सामने कितना आ रहा है 12, 12 बराबर, भाई यहां थीटा के सामने कितना है 4√5, 4√5, यहां थीटा के सामने कितना है 8, तो 4 दूनी 8, 2 छिक्का 12, यानी कि BC जो है वो 6√5 है, 6√5 सेंटीमीटर, ये आंसर है अभी, डी ऑप्शन। (6√5) will be the correct answer for this kind of question. बताइए मेरे प्यारे भाई, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। हां, आप इसमें राइट एंगल ट्रायंगल की भी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से भी सेम ही उत्तर आएगा, ठीक है, सब कुछ निकाला जा सकता है। यहां पे आगे चलें, ये बताइए दोस्तों, दस सेकंड देता हूं आपको सॉल्व करने के लिए। द रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ABC 7:5:8, ये टाइम एंड वर्क आ गया। 3 बंदे ABC, उनकी एफिशिएंसी का रेशियो 7:5:8 है। वर्किंग टुगेदर, एक साथ काम करके वो किसी पीस ऑफ वर्क को 42 दिन में करते हैं, मतलब तीनों बंदे एक साथ काम करें 42 दिन में हो जाएगा। B और C ने मिलके 21 दिन तक काम किया और रिमेनिंग वर्क को अकेले किया है भाई A ने। तो आप बताओ पूरा काम कितने दिन में हुआ, होल वर्क कितने दिन में पूरा हुआ, जवाब दीजिए। एक 102 बता रहे हैं, 99 बता रहे हैं, 96 बता रहे हैं। सोच समझ के बताइए।
देखिए मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। 3 बंदे ABC हैं, उनकी एफिशिएंसी का रेशियो 7-5-8 है, यानी कि एक दिन में 7 चेयर बनाता है, B 5 बनाता है, C 8 बनाता है। तीनों मिलकर किसी काम को 42 दिन में पूरा कर सकते हैं। इस बात का मतलब यह कि A भी 42 दिन काम करे, B भी 42 दिन करे, C भी 42 दिन करे, काम पूरा हो जाएगा। अब यह 42 दिन में काम पूरा कर सकते हैं लिखा है, किया नहीं है। B और C ने 21 दिन तक काम किया, फिर जो है बचे काम को अकेले A ने किया है। तो एक बात देखिए भाई, 21 दिन तो काम ऑलरेडी हो चुका है, बचे काम को अकेले A कर रहा है, तो A को अपना 42 दिन का तो काम करना ही है। भाई बचा काम जो है वो कितने दिन में होगा, A को 42 दिन तो काम करना ही करना है। अब B और C ने 21 दिन काम किया है, उनको काम करना चाहिए था 42 दिन, लेकिन कमीनों ने 21 दिन ही काम किया B और C ने। B और C 21 दिन का काम छोड़ के भाग गए। B और C एक दिन में 13 चेयर बनाते हैं। B और C को 42 दिन की बजाय केवल 21 दिन ही काम किया, 21 दिन का काम छोड़ के भाग गए। तो इस वाले काम को भी A को ही करना पड़ेगा। A करेगा 7 एफिशिएंसी के साथ, यानी कि बटे 7। तो A को 13 या 39, 42 प्लस 39 कितना आ जाएगा, 81, यानी कि A को रिमेनिंग काम करने में 81 दिन लगे। बचा खुचा काम A ने 81 दिन में किया है। लेकिन सवाल में जो पूछा है वो ये पूछा पूरा काम कितने दिन में हुआ ना, तो भाई 21 दिन तो B और C ऑलरेडी कर चुके हैं, 21 दिन तो ऑलरेडी कर चुके हैं, तो टोटल काम 93 दिन में हुआ। ये उत्तर आना चाहिए 93 डेज। बोलो, सॉरी 102 81 प्लस 21 102 दिन, सॉरी क्या दिमाग है, 102 दिन आएगा, सॉरी ठीक है। 102 डेज फॉर कंप्लीट वर्क। अब समझ में, 81 दिन में तो अगर सवाल में पूछा हो ना ए ने रिमेनिंग काम कितने दिन में किया, तो रिमेनिंग काम में ए को 81 दिन लगे हैं, लेकिन 21 दिन बी और सी ने ऑलरेडी किया, तो टोटल में 102 दिन लगा। ठीक है ना। अगला सवाल नंबर है आपके सामने 20। ओके, देखिए बहुत बढ़िया सवाल है ये, नाव एंड धारा वाला। ठीक है, ए बोट कैन कवर ए डिस्टेंस ऑफ 7.2 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 3.2 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 2 आवर्स। देखिए डाउन स्ट्रीम है और ये अप स्ट्रीम है। सवाल में बोला है कि एक नाव 7.2 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम और 3.2 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाती है 2 घंटे में, 2 आवर्स में जाती है। ये सवाल में साफ साफ बोला गया, थोड़ा छोटा कर देता हूं। इट कैन आल्सो कवर 1.5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 1.5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 0.6 किलोमीटर अप स्ट्रीम 24 मिनट में। ये 24 मिनट में जाती है। दोस्तों अगर ये 24 मिनट है तो यहां भी मिनट में कर लेते 120 मिनट। तो सवाल में पूछा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट व्हेन गोइंग डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम की स्पीड बताइए, डाउन स्ट्रीम की स्पीड बताइए। डाउन स्ट्रीम बताना है आपको, अप स्ट्रीम हटाना पड़ेगा। देखिए अप स्ट्रीम हटाना है, ये 32 से 6 शिफ्टिंग तो लगे ना, सेम नहीं है। 32 और 6 को 96 बना लेते। देखिए इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, ध्यान सुनेगा। डाउन स्ट्रीम की स्पीड बतानी है, इसको मल्टीप्लाई कर देते 3 से, जिससे कि ये 9.6 हो जाए। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 16 से, 16 छिकम 96 और घटा दीजिए, घटा दीजिए सिंपल सा। देखिए 7.23 21.6, 16 गुणा 1.5 24, 21.6 और 24 का डिफरेंस कितना आएगा 2.4 किलोमीटर। तो 2.4 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में, 2.4 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में कितना समय लगेगा 360। 360 और 24 गुणा 16 कितना होता है, 24 गुणा 16 कितना होता है 320 और 64 384, 384 और 360 24 मिनट। तो 2.4 किलोमीटर जाने में 24 मिनट लगता है। तो आप बताइए 60 मिनट में कितना जाएगा फिर डाउन स्ट्रीम। देखिए 0.1 टाइम्स है
तो ये भी 0.1 टाइम्स हो जाएगा 6 किलोमीटर। यानी कि डाउन स्ट्रीम 60 मिनट में 6 किलोमीटर जाएगा। 60 मिनट मतलब 1 घंटा 6 किलोमीटर पर आवर। 24 मिनट में 2.4 किलोमीटर गया 0.1 टाइम्स। 60 मिनट में भी 0.1 टाइम्स जाओगे तो 6 किलोमीटर जाएगा डाउन स्ट्रीम। 60 मिनट का मतलब 1 घंटा, 1 घंटे में 6 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाता है, 6 किलोमीटर पर आवर। आप ऐसे ही करेंगे अगर ऐसा सवाल कभी भी पेपर में आता है। जबरदस्त तरीका है ऐसे सवालों को करने का। अंदर गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है, बाहर से ही गुणा करके घटा दीजिए। ठीक है भाई, आगे चलूं, मैं अगले सवाल की तरफ चलूंगा। सवाल है दोस्तों 21। ये बताइए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है ये सक्सेसिव वाला। किसी वस्तु को 15% 10% की छूट पे 657.9 रुपए में बेचा जाता है। एमआरपी बताइए। छूट एमआरपी पे दी जाती है। एमआरपी पे 15% छूट है 3/20, 10% छूट है 1/10। तो 3/20 छूट दोगे तो कितने में सेल करोगे? 17/20। 1/10 छूट दोगे कितने में बेचोगे भैया? 9/10 में। यानी कि 153/200। 153/200 आ गया। यानी कि एमआरपी अगर 200 है तो सामान को 153 यूनिट में बेचा गया है। 153 की वैल्यू दे रखी है 657.9 रुपए। क्लियर है? आपसे 200 यूनिट की वैल्यू पूछी है। आप चाहें तो यहां पे डिजिटल सम वगैरह लगा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। 15% 10% की सक्सेसिव छूट दी गई है। तो 153 कितना जाएगा? चौका 15 चौका 60, 3 चौक 12, 612। तो कितना बचेगा भी? 57 में से 12 हटाएंगे तो 45। 45.9 यानी कि कितना जाएगा? 3। 153 तिया होता है 459, यानी कि 4.3 टाइम्स है। तो ये भी 4.3 टाइम्स हो जाएगा। 43 दूनी 86, 860 रुपए। तो एमआरपी 860 रुपए इस सवाल का बी ऑप्शन। कुछ भी दिक्कत नहीं। 153 चौका कितना हो जाएगा भाई? 612। कितना बचेगा? 45। 45.9 है तो 0.3 बार जाएगा। ये भी 4.3 हो जाएगा, यानी कि 860। समझ में आया? ठीक, आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। है जी 22 नंबर। द मिल्क एंड वाटर इन 2 बर्तन आर इन द रेशियो 3:1 एंड 7:11 रेस्पेक्टिवली। वॉट रेशियो शुड द लिक्विड इन द बोथ वेसल बी मिक्सड? किस रेशियो में दोनों बर्तन के लिक्विड्स को मिक्स किया जाए टू ऑब्टेन ए न्यू मिक्सचर, जिससे एक ऐसा नया मिश्रण तैयार हो जिसमें हाफ मिल्क हाफ वाटर हो। देखिए, मिल्क वाटर का रेशियो एक बर्तन में 3:1 है, दूसरे में 7:11 है। किस रेशियो में इन दोनों मिक्सचर को मिक्स करें कि नया ऐसा तैयार हो कि आधा मिल्क आधा वाटर 50-50% रहे? तो दिस इज ए क्वेश्चन ऑफ एलिगेशन। चाहे मिल्क पे एलिगेशन लगा दो, चाहे वाटर पे लगा दो। मैं मिल्क पे लगा देता हूं। भाई, पहले मिक्सचर में कितना मिल्क है? 3/4। आउट ऑफ टोटल कितना मिल्क है? 3/4। दूसरे में कितना मिल्क है? 7/18। और मिक्सचर ऐसा चाहिए जिसमें मिल्क कितना हो? 50%, आधा मिल्क हो, यानी कि हाफ। तो मेरे दोस्तों 18 4 2 का कितना आता है? 36। 36 से मल्टीप्लाई कर दीजिए मेरे दोस्तों। 4 नाम 36, 9 27, 18 दूनी 36, 14 और 2 से 18। तो क्या आ जाएगा? ये 4 और ये 9, यानी कि 4:9 के रेशियो में मिक्स करना पड़ेगा आपको दोनों मिक्सचर्स को। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इसके बिना पेपर पूरा नहीं होता। चाहे आप मिल्क पे एलिगेशन लगाओ, चाहे वाटर पे लगाओ, आंसर सेम आएगा। ठीक, अगला
ये बनाइए जरा, कौन करेगा? आजमगढ़ की धरती से प्रणाम प्रणाम भाई। वेट ऑफ आयुष एंड अभिषेक आर इन द रेशियो ऑफ 6:11। अभिषेक वेट इंक्रीजेस बाय 25% एंड टोटल वेट ऑफ आयुष एंड अभिषेक बोथ इंक्रीजेस बाय 40%। इफ टोटल वेट बिकम्स 119 किलो, then what is the weight of आयुष after the increment? देखिए ये अच्छा सवाल है। आप इसको डेविएशन से भी कर सकते हैं, आप इसको रेशियो से भी कर सकते हैं। दो बंदे हैं, है भाई, दो बंदे हैं, आयुष अभिषेक। ध्यान से सुनेगा, आयुष है और ये अभिषेक है। इनके वेट का जो रेशियो है, वेट का रेशियो 6:11 है। सवाल में दे रखा अभिषेक का वजन 25% बढ़ता है 1/4 और दोनों लोगों का वजन 40% बढ़ता है यानी कि 2/5। अगर कुल वजन 119 किलो हो जाता है तो बताइए बढ़ने के बाद आयुष का वजन पूछा है कितना होगा। तो आप यहां पे ओवरऑल इफेक्टिव परसेंटेज भी निकाल सकते हैं कि आयुष का वजन कितने परसेंटेज बढ़ा, या सबसे आसान तो यही है कि यहां 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, मुझे यानी कि 20 में बढ़ाना है। तो एक काम करता हूं, इसको पहले 20 से गुणा कर लेता हूं। 20 छिक्का 120 और ये हो जाएगा तुम्हारा 220। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा, मैंने पहले ही 6:11 को 20 से गुणा कर लिया। अगर अभिषेक का वजन बढ़ता है 25%, 220 का 25% बढ़ाओगे यानी कि 55 बढ़ेगा भाई, 1/4। ओवरऑल बढ़ता है 40%, ओवरऑल 40% बढ़ाओगे तो 120 और 220 कितना होता है जी? ये तुम्हारा 340। 340 का 40% बढ़ाना है, 340 का 40% बढ़ाना है तो कितना आ जाएगा? 136। तो ओवरऑल 136 बढ़ना चाहिए। तो बताओ आयुष का कितना बढ़ा होगा? फिर आयुष का बढ़ा होगा दोस्तों 136 टोटल बढ़ा, ये 55 तो 81, 6 में 5 गए, 81 बढ़ा है। तो आयुष का वजन 81 बढ़ा है, 120 से 81 बढ़ गया तो कितना हो गया? 202 यूनिट हो गया। तो आपको सवाल में 202 यूनिट निकालना है, 202 यूनिट निकालना है, यानी कि चलो अभी भी नहीं बनी बात। अच्छा, सवाल में दे रखा है यदि कुल भार 119 किलो हो जाता है, ध्यान सुनेगा, ये 340 था, 340 वजन पहले से था, 136 और बढ़ा है तो कितना हुआ जी? है भी 476, वजन हो गया 476 यूनिट। 476 यूनिट की वैल्यू सवाल में 119 किलोग्राम दे रखी है, यानी कि कितने गुना है? 1/4। ये 1/4 है, बहुत बढ़िया, 1/4। 476 की वैल्यू 119 दे रखी है, 1/4 मेरे दोस्त। तो आयुष का बढ़ा हुआ वजन भी, इंक्रीज्ड वजन पूछा, ये भी 1/4 होगा, 1/4। 200 का 1/4 50 होता है और 2 का 1/4 कितना होता है? भी कितना हो जाएगा भाई? 2/1/2 यानी कि 0.5, 50.5 ऑप्शन में नहीं है। अच्छा, ये 201 होगा, सॉरी 201 होगा, 201 यूनिट है भी। 200 का 1/4 50 हो जाएगा और 1 का 1/4 0.25, तो 50.25 kg ये है, ये रहा। तगड़ा सवाल है। आयुष और अभिषेक का वजन 6:11 के रेशियो में तय, इसका 25% बढ़ा, इसका 40%, तो 4 और 5 का एलसीएम में ऑलरेडी 20 से मल्टीप्लाई करता हूं फॉर सिंपल कैलकुलेशन। इसको 25% बढ़ाओगे 55 बढ़ेगा, ओवरऑल 40% बढ़ा है 136 बढ़ेगा, तो ये 81 बढ़ना चाहिए, यानी कि 120 को 81 बढ़ाओगे 201 यूनिट हो जाएगा। हालांकि 201 का मल्टीपल दिख भी रहा था, कोई बात नहीं। अब बढ़ने के बाद वजन 119 किलो हो गया, 340 तो पहले से ही था, 136 बड़ा है, 476 हुआ। यही सवाल में 119 किलो दे रखा है, 1/4।
तो आयुष का वजन 200, एक का एक चौथाई, पहले 200 का एक चौथाई 50 और एक का एक चौथाई 0.25, 50.25। बोलिए, क्या इसमें कोई परेशानी, कोई समस्या, कोई डाउट है? नहीं ना? चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ये 23 है, 24। ए बॉक्स कंटेन्स ऑफ 5 रुपए, 2 रुपए एंड 1 रुपए कॉइन। एक बैग में 5 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए के सिक्के हैं। वैल्यू ऑफ एंड देयर वैल्यूज आर इन द रेशियो 15:4:2। ये वैल्यू का रेशियो है। वैल्यूज का रेशियो जो है 15:4:2 दे रखा है आपके सामने। इफ देर आर टोटल 112 कॉइन, अगर टोटल 112 कॉइन है तो आप बताइए कि 2 रुपये कॉइन कितने हैं बॉक्स में? सॉल्व इट। बेटा भाई, अगर सवाल में आपको वैल्यू ऑफ मनी का रेशियो दे रखा है तो क्या आप नंबर ऑफ कॉइन का रेशियो नहीं निकाल सकते? नंबर ऑफ कॉइन का रेशियो नहीं निकाल सकते? बैग में 3 टाइप के सिक्के, 5 रुपए के, 2 रुपए के और 1 रुपए के। सबसे सिंपल सवाल है भाई, 5 रुपए के सिक्कों की कीमत 15 यूनिट है, तो 3 होंगे 15/5 है भाई। 4/2 करेंगे 2 और 2/1 करेंगे 2, 3:2:2, यही आ जाएगा ना। ये नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो आ गया है भाई। वैल्यू ऑफ मनी को इससे डिवाइड कर दीजिए 5, 2, 1 से, तो यानी कि ये हो गया टोटल 4, 3, 7 कॉइन्स। 7 कॉइन की वैल्यू सवाल में 112 दे रखी है, जो कि 16 गुना है। तो पूछा 2 रुपए के सिक्के, तो 2 रुपए के सिक्के 2 यूनिट है, ये भी 16 गुना आ जाएगा, 32 आंसर है। बताइए, आगे चलिए जल्दी से। ओके, यदि x² प्लस 1/x² 31/9 है, x ग्रेटर देन 0, तो x³ प्लस 1/x³ बताइए। सबसे आसान सवाल। अभी x² प्लस 1/x² दे रखा है, दोनों तरफ 2 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 31 प्लस 18 49/9। 49/9 का अंडर रूट कितना आ जाएगा जी? 7/3। x प्लस 1/x 7/3 आ जाएगा। आपसे पूछा ये x³ प्लस 1/x³ k³ माइनस 3k, k³ यानी कि 343/27 माइनस है भाई 3k यानी कि 7, तो ये आ जाएगा। तो नीचे तो 27 आना है, मतलब ये ऑप्शन नहीं है, 2 ऑप्शन हट गया। 7 7 49, 13 में से 9 गया 4, एंड पे 4 आएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा बी है भाई। अगर आप देखोगे नीचे तो 27 आएगा, ऊपर 2 ऑप्शन हट गए यहां पे है भाई। 7 7 49 9 और 13 में से 9 जाएगा 4, और 4 एक ही ऑप्शन में आ रहा है ऊपर, बी ऑप्शन में 154। समझ में आया? वेरी इजी। आप ऐसे ही कैलकुलेशन करिएगा जल्दी जल्दी। ये बताओ, यस, मेरा फेवरेट सवाल आ गया वापस से। ये CGL 2018 प्री के पेपर में आया है, 2018 में नहीं, सॉरी 17 में। दी गई आकृति में पी, आपको आकृति तो दिख रही है ना, है भाई। दी गई आकृति में PQR एक त्रिभुज है जिसमें PQ 24 है, PR 12 है और PS की लंबाई 8 है, और ये PS एल्टीट्यूड है। ये PS जो है ये एल्टीट्यूड है QR पर। आप बोलोगे जी सर। PT जो है सर्कल का डायमीटर है, PT सर्कल का डायमीटर है। तो आपसे इस सर्कल की रेडियस पूछे, सरकम रेडियस पूछे, सर्कल की रेडियस बताइए मेरे दोस्त। देखिए इस सवाल में सिमिलरिटी भी लग जाएगी, क्योंकि
90 डिग्री दे रखा है, सेमी सर्कल में 90 डिग्री बना दो वो भी हो जाएगा। पर मैं आपको बेस्ट सॉल्यूशन देना चाहता हूं। ये देखिए, ये जो सर्कल है, क्या आपको ये ट्राइंगल पी क्यू आर का सरकम सर्कल नहीं दिख रहा? क्या आपको ये ट्राइंगल पी क्यू आर तीनों वर्टेक्स से गुजर रहा है, पी से भी, क्यू से भी, आर से भी, ये ट्राइंगल पी क्यू आर का सरकम सर्कल है। और किसी भी ट्राइंगल के सरकम सर्कल की जो रेडियस होती है उसका एक ही फॉर्मूला है, ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा। ए बी सी साइड है, डेल्टा एरिया है। यहां पे दो साइड दे रखी है भाई, एक साइड तो 24 है, दूसरी साइड 12 है, तीसरी साइड हमें नहीं पता क्यू आर, लेकिन इसकी कोई जरूरत भी नहीं पड़ेगी। 4 डेल्टा की एरिया क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अगर मैं क्यू आर को आधार मानता हूं तो इसी क्यू आर के करस्पॉन्डिंग, इसी क्यू आर बेस मानता हूं तो बेस के करस्पॉन्डिंग हाइट ही तो दे रखी है, पीएस हाइट दे रखी है 8। आप बोलोगे जी सर, यानी कि मेरे दोस्त आपको इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ी। ये क्यू आर से क्यू आर जो है ये कैंसल आउट हो गया और 8 तिया 24 है भी, 2 से 4 2 बार और 2 छिक्का 12 यानी कि 18। 18 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन बात है, बी ऑप्शन। बोलिए, मजा आया आपको? आगे चलें? ये बताइए। सबका आ गया 18। सर आपका एक बच्चा कह रहा है 12th में कितना परसेंटेज था और 12th में मैथ में कितने नंबर लाए थे। देखिए, इतनी पुरानी बातें मुझे कोई खास याद नहीं है भाई। 12th की परसेंटेज का मैं क्या करूंगा? मेरे हिसाब से 75% था और मेरा मैथ में शायद 100 नंबर था। मैथ में 100 था या एक आध कम होगा। y अक्ष पर बिंदु 2, -3.5 का रिफ्लेक्शन बताइए। देखिए, रिफ्लेक्शन के सवाल मैं बहुत अच्छे तरीके से करवाता हूं बच्चों को। आपको इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन बताना है y एक्सिस के अबाउट। y एक्सिस का मतलब लाइन होती है x बराबर 0 के अबाउट। आपको इस लाइन के अबाउट, x बराबर 0 के अबाउट इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन बताना है। भाई मेरे दोस्तों, अगर आप लाइन x बराबर समथिंग में रिफ्लेक्शन निकाल लें तो केवल x कोऑर्डिनेट चेंज होगा, y एज इट इज रहेगा। y -3.5 होना चाहिए, y -3.5 होना चाहिए, एक ही ऑप्शन है। अगर आप लाइन x बराबर समथिंग के अबाउट रिफ्लेक्शन निकाल लें तो लाइन x बराबर समथिंग के अबाउट निकाल लें तो केवल x कोऑर्डिनेट चेंज होगा, y एज इट इज रहेगा। भाई एवरेज x बराबर 0 बन जाना चाहिए। यहां 2 है, 0 बनाने के लिए -2, 2 और -2 तभी ना जाके 0 पे टिकोगे। तो यही उत्तर आएगा, बी ऑप्शन। इससे आसान जो है चीज नहीं है सॉल्व करने की। एक आध सवाल शायद मैंने और भी डाला है, वो भी करा दूंगा। यही है, लाइन x बराबर -2 में, लाइन x बराबर -2 में पॉइंट -3,1 का रिफ्लेक्शन बताइए। तो x बराबर अबाउट रिफ्लेक्शन निकालने तो केवल x कोऑर्डिनेट चेंज होगा, y नहीं। y 1 होना चाहिए, y 1 होना चाहिए, ऑप्शन नहीं हो सकते। 2 ऑप्शन बच गए। x बराबर -2 में रिफ्लेक्शन निकालने तो दिस शुड बी द एवरेज। -2 ये बिल्कुल बीचों बीच में आना चाहिए, -2 एवरेज आना चाहिए, यानी कि सम कितना आएगा, -4। सम -4 आना चाहिए, -3 और -1 -4 होता है। ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ये नहीं है। x बराबर -2 को बिल्कुल बीच में टिका दो, बीच में टिका दोगे यानी कि एवरेज बनना चाहिए -2, -3 और -1 -4 का एवरेज -2 होता है। पहला ऑप्शन ठीक है। समझे ना? नेक्स्ट, अगला बताइए जी, 29 नंबर।
ट्राइंगल एबीसी के सेंट्रॉइड के जो कोऑर्डिनेट हैं वो दो दो हैं। शीर्ष सी के निर्देशांक क्या हैं? यदि ए और बी के निर्देशांक दे रखे हैं, देखिए किसी भी ट्राइंगल के जो कोऑर्डिनेट होते हैं, जो उसके सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट होते हैं वो कैसे आएंगे? एक्स कोऑर्डिनेट का एवरेज निकाल दो, मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, और y कोऑर्डिनेट का एवरेज निकाल दो, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। अगर यहां सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट दो हैं, ये दो दो हैं, तो भैया अगर x कोऑर्डिनेट दो है तो सम 6 आना चाहिए तीनों का, ये एवरेज होगा। तीन संख्याओं का सम फिर 6 आएगा, तो 7 और 1 8 हो गया, तो -2 आएगा, मतलब ये ऑप्शन नहीं है। ये दो बचे हैं, -2 आ रहा है। भाई अगर y कोऑर्डिनेट 2 है तो y कोऑर्डिनेट का जो है सम है तीनों ट्राइंगल के वर्टिसेस में वो 6 आना चाहिए। 2 और -1 1 आएगा, 1 + 5 6 होता है। ये उत्तर है ए ऑप्शन। -2,5। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। चलिए, यदि लाइन ax - 4y बराबर -6 का स्लोप -3/2 है, a का मान बताइए। देखिए किसी भी लाइन का स्लोप क्या होता है? स्लोप ऑफ एनी लाइन इज इक्वल टू माइनस x का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट -4, माइनस ऑफ x का कोफिशिएंट a अपॉन y का कोफिशिएंट -4, और सवाल में ये -3/2 दे रखा है, तो कैंसल आउट हो जाएगा। a बराबर कितना आ जाएगा? -12/6, -6 उत्तर है इस सवाल का। -6 है भाई, इतना ही छोड़ दूं क्या? हैं? है भाई, पक्का इसमें से सवाल फंसता हुआ दिखाई देगा तुम्हें। आगे चलूं फिर मैं? बताइए। यदि एक ट्रायंगल की जो मीडियन से माध्यिकाएं 18, 24, 30 हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। देखिए किसी भी त्रिभुज का एरिया क्या होता है? ट्रायंगल की मीडियन से जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया का 4/3। ये मीडियन दे रखी हैं, तो मीडियन से जो ट्रायंगल क्रिएट हो रहा है उसका एरिया निकाल लो भाई। 18, 24, 30, 6 × 18, 6 × 24, 6 × 5 30। ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया 1/2 परपेंडिकुलर गुणा बेस, 18 × 24। ये मीडियन से बने ट्रायंगल का एरिया है, इसका 4/3 गुना कर दोगे तो ओरिजिनल ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। 6 × 18, 24 × 72, चौका 288। इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी ऑप्शन। आगे चलते हैं जी। 32 नंबर सवाल ये बताइए। यदि 11 sin स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 sin थीटा माइनस 4 इक्वल टू 0। देख रहे कितनी भयंकर इक्वेशन दे रखी है। ये 0 है, थीटा 0 से 90 के बीच में है, तो इसका मान बताइए। देखिए प्यारे भाई, ऐसे आपको प्रीवियस ईयर में कम से कम 500 सवाल मिलेंगे, हर एक का तरीका सेम है। आपसे ये पूछा है, अगर आप इस सवाल के ऑप्शन को देखो तो ऑप्शन में √3 आ रहा है। अगर √3 आ रहा है तो ये सवाल जो है या तो 30 डिग्री पे सेट किया है या 60 डिग्री पे सेट किया है, कि 30 और 60 डिग्री ही हम लोग जानते हैं और उन्हीं पे √3 दिखाई देता है। तो यानी कि थीटा का मान या तो 30 है या फिर 60 डिग्री है। अब क्या होगा मेरे दोस्तों? इधर 0 आना चाहिए। 0 तो तब आएगा जब सब कट जाए। ये एक इंटीजर है भाई, 11 तो है ही, किसी भी संख्या का स्क्वायर करेंगे साइन स्क्वायर थीटा इंटीजर होगा। ये भी इंटीजर है, स्क्वायर करने पर ये भी इंटीजर है,
तो बेटा ये भी इंटीजर ही बनना चाहिए। अगर ये अंडर रूट में हो गया तो कटाई पिटाई कैसे होगी, ये भी इंटीजर आना चाहिए। तो थीटा 60 डिग्री तो होगा नहीं, क्योंकि 60 साइन 60 होता है √3/2 जिसमें रूट आता है। तो बिना रूट के जो वैल्यू होती है वो थीटा की 30 डिग्री होती है, क्योंकि साइन 30 डिग्री होता है आधा। चाहे तो आप रख के देख लो, 30 डिग्री इसको सेटिस्फाई करेगा। मुझे तो पूरा भरोसा है भगवान पे कि सही होगा। 30 डिग्री जो है आप यहां पर रख के देखिए, सेटिस्फाई करेगा। 30-60 में भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर आपको सॉल्व ही करना है तो आप इसको एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में लाओ। भाई मेरे यहां साइन है, यहां भी साइन है, तो इस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख लीजिए। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्वाड्रेटिक बनेगी, वहां से साइन थीटा निकाल लीजिएगा। ठीक है, 30 डिग्री आएगा सॉल्व करके। लेकिन मैंने आपको डायरेक्ट जो सिखाया वैसे ही करिएगा। थीटा 30 डिग्री है, यहां रखते हैं। थीटा की जगह 30 डिग्री रखेंगे तो कॉट 60 कितना हो जाएगा दोस्तों, 1/√3 प्लस कॉस 60 कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, आधा अपॉन सेक 60 कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, ये सेक 60 कितना हो जाएगा यहां पे 2 माइनस टेन 60 कितना हो जाएगा √3। तो ये हो जाएगा, यहां पे एलसीएम लोगे 2 प्लस √3 अपॉन 2√3 इंटू 2 माइनस √3 इंटू 2 माइनस √3, यही है ना। कैलकुलेट भी तो करना है, ठीक है भाई। तो 2 माइनस √3 1 अपॉन 2 माइनस √3 क्या होता है, 2 प्लस √3, 2 प्लस √3 गुणा 2 प्लस √3, ये स्क्वायर हो गया। तो यानी कि 4 3 7 प्लस 4√3 अपॉन 2√3, 7 प्लस 4√3 अपॉन 2√3 आ जाएगा मेरे दोस्त। यानी कि ऑप्शन क्या है, ये वाला है। ठीक है ना, 10 तो आने से रहा। कैसे मेरे दोस्तों की भैया नीचे अंडर रूट नहीं है, तो यहां ऊपर नीचे √3 से गुणा करनी पड़ेगी आपको। √3 से गुणा करनी होगी तभी नीचे 6 बनेगा। तो ऊपर क्या हो जाएगा, 7√3 प्लस 4√3 गुणा √3 12, 4√3 की √3 में गुणा करेंगे 12, तो 12 प्लस 7√3/6। ये 10 वाले तो मैंने हटाई दिए थे, ये 5 आएगा नहीं, तो एक ही ऑप्शन बचा फिर। ठीक है भाई, आगे चलिए। बताइए दोस्तों जल्दी से। A sum of rupees 10,500 amounts to 13,825 in 3 सही 4/5 साल एट ए सर्टेन रेट % पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। मतलब 10,500 रुपए 13,825 अमाउंट हो जाते हैं 3 सही 4/5 साल में किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, सेम सम पर, प्रिंसिपल को सेम रखा है, सेम सम पर 5 साल के लिए डबल दी अर्लियर रेट डबल कर दिया। देखिए बच्चा जानता है कि सिंपल इंटरेस्ट जो है वो डिपेंड करता है प्रिंसिपल रेट और टाइम पे डिपेंड करता है, प्रिंसिपल रेट और टाइम पे। आपने यहां पे प्रिंसिपल को सेम रखा है, रेट और टाइम को बदला, तो सिंपल इंटरेस्ट जो है वो रेट और टाइम पे डिपेंड करेगा, रेट और टाइम के प्रोडक्ट पे। भाई सवाल में बोल रखा है कि 10,500 रुपए 13,825 होते, मीन्स 2018 का सवाल है ये। हाँ, तो रेट आपने क्या किया है, रेट आपने डबल कर दिया। पहले रेट 1 था, अब रेट 2 हो गया, डबल कर दिया। टाइम पहले समय लग रहा था 3 सही 4/5 साल, यानी कि 5 दिया 15 4 19/5 साल। पहले 19/5 साल ले रहे थे, लेकिन आज आप 5 साल ले रहे हो, तो रेट और टाइम का प्रोडक्ट करेंगे तो यानी कि सिंपल इंटरेस्ट जो मिलने वाला है वो आपको इस रेशियो में मिलेगा। यही सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो है 19 रेशियो कितना हो जाएगा 50, 5 गुणा 10 50, 19 रेशियो 50। ठीक है,
तो आपसे पूछा है अब साधारण ब्याज यानी कि 50 की वैल्यू आपसे पूछी है और 19 की वैल्यू आपको दी है। क्या दिया है भाई? 10,500 रुपए अगर 13,825 बनते हैं तो कितना ब्याज मिला है भाई? यहां पे 3,000 और 325 रुपए, 3,325 रुपए। 19 यूनिट की वैल्यू 3,325 रुपए है, तो कितने गुना है? 19 एकम 19 और कितना आ जाएगा फिर तुम्हारा यहां से? 14 है। तो 19 सत्ते 133 और ये 95, 175 टाइम्स। तो ये भी 175 टाइम्स होगा, यानी कि 8500 प्लस 250 8750 रुपए। तो 8750 रुपए मिलेगा अब आपको सिंपल इंटरेस्ट। ये ऑप्शन है, ठीक है। हालांकि आप इसमें यह भी चेक कर सकते हो कि 50 है, 50 जो है 50 आपको दिखाई दे रहा है और सभी के आंसर में 0 जरूर आ रहा है, यानी कि आंसर 50 का मल्टीपल जरूर होगा। ये 50 कटा नहीं है, 50 का मल्टीपल जरूर होगा। 50 का मतलब 25 से कटने वाला। बेटे 50 में छुपा होता है 25, 25 से कटने वाला लास्ट 2 डिजिट ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, एक ही ऑप्शन था। तो अगर आप ये कैलकुलेशन ना भी करते तो भी आप कर सकते थे डायरेक्ट। ठीक है भाई, बिल्कुल सही है एकदम। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल, अच्छा सवाल है भाई ये बताइए 34 नंबर। What is the area in square unit of the triangular region enclosed by the graphs of equations x plus y बराबर 3, 2x plus 5 बराबर 12 एंड दी x एक्सिस? देखिए आपको सवाल में 3 लाइन दे रखी हैं। एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है और तीसरी लाइन है x अक्ष, x एक्सिस। इन तीनों लाइनों से जो ट्राइंगल इनक्लोज होगा उस ट्राइंगल का एरिया बताइए। बहुत अच्छा सवाल है, ये भी 2019 की परीक्षा में आया। देखिए सवाल को ढंग से समझिएगा है भी। हालांकि आप इस सवाल को बिना चित्र के कर सकते, मैं आपको समझाऊंगा बहुत प्यार से। जो ट्राइंगल बनना है वो ट्राइंगल एक्स एक्सिस पे बनना है, एक्स एक्सिस पे बनना है ट्राइंगल। तो मेरे दोस्तों ट्राइंगल कैसे भी बने भाई, आपको एक तो एक्स एक्सिस लेनी है और बाकी 2 लाइन और हैं, तो 2 लाइन एक्स एक्सिस को ही काटेंगी। तो एक्स एक्सिस पे फोकस करो भाई। पहली लाइन एक्स एक्सिस को कहां काट रही है? y0 करेंगे 30 पे। पहली लाइन एक्स एक्सिस को काट रही है 3,0 पे। दूसरी लाइन कहां काट रही है एक्स एक्सिस को? y0 करोगे 6,0 पे। दूसरी लाइन काट रही है 6,0 पे। तो भाई और दोनों लाइन कैसे भी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कैसे भी हो, सपोज ऐसे ही है, तो ये ट्राइंगल बनेगा मेरे दोस्तों। यही ना ट्राइंगल बनेगा। ट्राइंगल का एरिया होता है बेस इंटू हाइट, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो आधार तो यही हो गया ना, इनके बीच का गैप ये 3 यूनिट। मुझे ऊंचाई निकालना है। ऊंचाई क्या होगा बेटे? ये ऊंचाई क्या होगा? ये ऊंचाई क्या होगा? ये दोनों लाइन एक दूसरे को यहां काटती हैं, यहां पे। तो यही तो ट्राइंगल की ऊंचाई होगी, यही तो, चाहे कैसे भी चित्र बन रहा हो। यानी कि इन दोनों लाइन का y इंटरसेक्शन, ये क्या है? y इंटरसेक्शन। इन दोनों लाइन के इंटरसेक्शन का y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट। अगर x एक्सिस पे बेस है तो हाइट y एक्सिस पे जाएगी। इन दोनों के इंटरसेक्शन का y कोऑर्डिनेट होगा ना हाइट। बोलो, तो y कोऑर्डिनेट निकालना है इन दोनों का। कैसे निकलेगा? x सेम कर लेते हैं, 2x प्लस 2y बराबर 6। घटा दीजिए तो यानी कि ये आ जाएगा 3y बराबर 6। तो दोस्तों y कोऑर्डिनेट 2 आ जाएगा। यानी कि ये y, ये जो हाइट है दोस्तों ये 2 यूनिट है, 2। लेंथ जो है 2 आ गई। तो एरिया आ जाएगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, यानी कि
3 स्क्वायर यूनिट। अगर ये सवाल सपोज वाई एक्सिस पे बना होता तो आप लोग क्या करते कि आप लोग वाई एक्सिस पे देखते कि वाई एक्सिस पे बेस लेते और फिर आप हाइट के लिए निकालते, हाइट के लिए आप निकालते उनका एक्स इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का एक्स कोऑर्डिनेट। तो अगर आप इस तरीके से करते हो, अगर बेस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस रखो तो आपकी आसानी होती है, चित्र बनाने में आपको झंझट नहीं करना पड़ता। आप ध्यान से देखेंगे भाई एक्सिस को 3 जीरो पे काट रहा है, 6 जीरो पे काट रहा है, तो डिफरेंस तो 3 यूनिट आएगा। अभी इन दोनों का वाई इंटरसेक्शन कितना है, वाई इंटरसेक्शन 2, वो इसकी हाइट होगी 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है ना, आगे चलिए। बोलिए, देखिए ये तो फेमस सवाल है भाई, इसके बिना तो पेपर ही पूरा नहीं होता। यदि 5√5x का क्यूब प्लस 2√2y का क्यूब बराबर इसके है तो a² प्लस b² माइनस c² पूछा है भी, और हिंदी में प्लस c², इसको माइनस कर लो ना फिर, चलो कोई दिक्कत नहीं है, जो भी होगा देख लेंगे। भाई ये √5x का क्यूब है, ये क्या है 5√5x का क्यूब, ये √5x का होल क्यूब है, ये 2√2y का क्यूब यानी कि √2y का होल क्यूब है। तो आपको दिखाई नहीं दे रहा a³ प्लस b³ बराबर a प्लस b, √5x प्लस √2y, तो a का मतलब √5 आ गया। ब्रैकेट में आएगा 5x² प्लस 2y², b का मान 5 आ गया। अभी a² प्लस b² माइनस ab, माइनस √5x √2y यानी कि माइनस √10 आएगा। c की वैल्यू माइनस √10 आ गई, c की वैल्यू आ गई माइनस का √10, √5x गुणा √2y माइनस √10xy आना चाहिए, c की जगह माइनस √10 है। तो रखेंगे भाई a की जगह √5 रखेंगे, √5 का स्क्वायर 5, b की जगह 5 रखेंगे 25 और c की जगह माइनस √10 रखेंगे, स्क्वायर करने पर 10 आएगा, यानी कि 20 उत्तर है सवाल का। केवल कंपैरिजन करना है और कुछ भी नहीं करना, ठीक है? बोलो, अरे वाह। चलिए आगे चलता हूं, नेक्स्ट। ये बनाइए, सवाल यह है कि एक राइट सर्कुलर सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया 1848 है और टोटल सरफेस एरिया से कर्व सरफेस एरिया का रेशियो 3:1 है। वॉल्यूम पूछा है। वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का? πr²h। पाई का मतलब 22/7। आंसर 11 का मल्टीपल होगा। ये 11 का मल्टीपल है? नहीं, ये है, ये भी है, ये भी है। एक ऑप्शन हट गया, कोई बात नहीं, करेंगे। हालांकि अभी मैं बताऊंगा आपको टोटल सरफेस एरिया का कर्व सरफेस एरिया के साथ रेशियो दे रखा। देखिए टोटल सरफेस एरिया होता है 2πrh, 2πr ब्रैकेट में h+r। कर्व सरफेस एरिया होता है 2πrh। तो जो रेशियो आएगा वो h+r/h आएगा और सवाल में 3:1 दे रखा है। तो क्या आपको ये समझ नहीं आता कि यहां पे r से h का रेशियो जो आएगा वो 2:1 हो जाएगा। r से h का रेशियो 2:1 हो जाएगा मेरे दोस्तों। यानी कि रेडियस अगर 2 है तो हाइट जो है वो 1 है। रेडियस 2 है ना दोस्तों, तो हाइट 1 है भाई। आप मेरी बात समझिए, अगर आंसर इंटीजर आ रहा है तो इंटीजर तभी आ सकता है जब रेडियस और हाइट दोनों 7 का मल्टीपल रहे भाई। अगर आंसर इंटीजर आ रहा है तो तभी आ सकता है जब रेडियस या हाइट 7 का मल्टीपल रहे। अगर आप एक को भी 7 का मल्टीपल बनाओगे ना तो दोनों बनेंगे एक साथ, यानी कि रेडियस में भी 7 आ रहा है, हाइट में भी 7 आ रहा है, तो आंसर भी 7 के मल्टीपल में होना चाहिए।
693, ये भी 7 से कट रहा है। तुम सॉल्व करो। रेडियस से हाइट का रेशियो 2:1 आया, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया 2πr ब्रैकेट में h प्लस आर। h का मतलब कितना है? r/2। h कितना है यहां से? r/2, ठीक है ना? तो r/2 प्लस r 3r/2। और सवाल में कितना दे रखा है? 1848। सही है? आप बोलोगे जी सर। तो 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 616, तो πr स्क्वायर आ गया 616। बेटे जो बच्चे प्रैक्टिस करें वो समझ चुके हैं कि r यहां से 14 हो गया। आप एक बात जानते हो कि अगर रेडियस 7 है, अगर रेडियस 7 है तो एरिया 154 आता है। ये 616 आया 4 गुना, एरिया 4 गुना आया तो रेडियस दुगना रही होगी 14। अगर एरिया 4 गुना हुआ है तो रेडियस दुगनी हुई होगी 14, तो रेडियस 14 है। अगर रेडियस 14 है तो हाइट कितनी है जी? 7। हाइट 7 है। रेडियस हाइट पता चल गया मुझे। आप देख रहे हैं ना, दोनों 7 के मल्टीपल आ रहे हैं दोनों। भाई अगर आप रेडियस को 7 का मल्टीपल बनाओगे तो हाइट ऑटोमेटिकली होगी। और वॉल्यूम πr स्क्वायर h होता है, तो πr स्क्वायर h में एक 7 तो कटेगा पर फिर भी 7 बाकी रहेगा, तो आप 7 का मल्टीपल भी चेक कर सकते थे, पर यहां पे 2 ऑप्शन दिया कमीने ने। तो वॉल्यूम क्या आएगा? πr स्क्वायर h। πr स्क्वायर 616 और h कितना? 7, ये आ जाएगा। यानी कि 4200 प्लस 112 4312। ठीक, कोई तकलीफ नहीं है जी इसमें, आसान सी बात थी। आगे चलूंगा। 37 नंबर, ये बताइए। बनाओ दोस्तों। लाइव खत्म होने से पहले 10,000 लाइक हो जाने चाहिए भाई। हो जाने चाहिए, हैं गोलू? h तो r/2 है ना विकास कुमार। ए पर्सन ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 240 किलोमीटर पार्टली बाई ट्रेन एंड रेस्ट बाई बस। ही टेक्स 3.5 घंटा इफ ही ट्रेवल 150 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड रेस्ट बाई बस। देखिए ये है बहुत बढ़िया सवाल, क्योंकि ये है शिफ्टिंग का क्वेश्चन। ये ट्रेन हो गया, ये बस हो गया। एक आदमी 240 किलोमीटर जाता है टोटल, कुछ ट्रेन से जाता है बाकी बस से जाता है। 3.5 घंटे का समय लगता है दोस्तों। अगर वो 150 किलोमीटर ट्रेन से जाए तो यानी कि बाकी 90 किलोमीटर बस से गया होगा, तो उसे 3.5 घंटा लगता है, यानी कि 3 आवर 30 मिनट। आप बोलोगे जी सर कोई भी दिक्कत इसमें नजर नहीं आती। इफ ही ट्रेवल 140 किलोमीटर बाई बस एंड रेस्ट बाई ट्रेन, अगर वो 140 किलोमीटर बस से जाए बाकी ट्रेन से, तो ट्रेन से कितना जाएगा फिर? 100 140 240 होता है, तो समय लगता है 3 सही 2/3 घंटे, यानी कि 3 घंटा और 2/3 का मतलब 60 का 2/3 40। 3 घंटा 40 मिनट का समय लगता है। तो आपसे पूछा ट्रेन की स्पीड बता दीजिए, ट्रेन की स्पीड क्या है? हालांकि आप इस सवाल को ट्रेन की स्पीड पूछा है ऑप्शन से भी बना सकते हैं। ऑप्शन ऐसा डाटा होगा जो 150 100 दोनों को थोड़ा थोड़ा काटता हो। देखो 70 तो बिल्कुल नहीं आने वाला, 72 भी बिल्कुल नहीं आने वाला। कैसे 9 आ जाएगा? अगर 72 आएगा ना 100/72 कैसे कटाओगे? इधर 3 घंटे 40 मिनट कभी आने वाला नहीं है। अगर 80 मानोगे तो 150/80 15/8 होता है। अभी 8 ये भी नहीं है, एक ही उत्तर हो सकता था 75। भाई ऑप्शन जाओगे। भाई ऐसा डाटा होना चाहिए जो इनको थोड़ा सा डिवाइड करके इधर इंटीजर 8 टाइम दे दे ऐसा। अब 150 को 72 से डिवाइड करने लगोगे तो ऐसे कटेगा ही नहीं, कभी 100 कटेगा ही नहीं, बटे 9 रह जाएगा। है भाई, मैं आपको सॉल्व करके भी सिखाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज ए क्वेश्चन ऑफ शिफ्टिंग। आपको ट्रेन की स्पीड निकालनी है।
ट्रेन यहां 100 से 150 हो गए, 50 बढ़ी, ट्रेन की डिस्टेंस 50 बढ़ा रहे हो तो समय 10 मिनट कम लग रहा है, समय 10 मिनट कम लग रहा है। मेरे दोस्तों अगर मैं बस को 0 कर दूं, बस का 90, अगर ये बस का 90 में ट्रेन को चला दूं, बस जो 90 किलोमीटर चल रही थी, मैं बस को तो कर देता हूं 0, और ये 90 किलोमीटर मैं किससे चला देता हूं, मैं 90 किलोमीटर ट्रेन को चला देता हूं। तो मेरे दोस्तों थोड़ा दिमाग लगाओ, 50 का 10 हो रहा है 1/5, 50 का 1/5 है, तो ये 90 का 1/5 नहीं होना चाहिए, 90 का 1/5 नहीं होना चाहिए, 18 मिनट लेस, ये 18 मिनट नहीं होना चाहिए। बोलो बाबूजी। यानी कि मेरे दोस्तों 240 किलोमीटर की जो ट्रेन है वो आप 3 घंटे 12 मिनट में जाओगे, 3 घंटे 12 मिनट में जाओगे, 3 घंटे 12 मिनट में, 3 घंटे 12 मिनट में 240 किलोमीटर ट्रेन चलती है, तो 1 घंटे में कितना चलती है, 240 अपॉन 3 घंटा 12 मिनट का मतलब 1/5, यानी कि 16/5, 16 से 15 यानी कि 75, 75 किलोमीटर पर आवर इस क्वेश्चन का आंसर है। बहुत ही ज्यादा बेहतरीन सवाल भाई। ये 50 किलोमीटर ट्रेन को बढ़ाया है तो इधर समय 10 मिनट कम हो गया। तो ये अगर बस का 90 निकाल को, बस को अगर आप 0 कर दोगे -90, तो ट्रेन को 90 किलोमीटर बढ़ाओगे तो यहां 1/5 टाइम हुआ है, तो यहां भी 1/5 टाइम घटना चाहिए, 18 मिनट, 90 का 1/5 18, 50 का 1/5 10, तो 240 किलोमीटर बस से जाने में 3 घंटा 12 मिनट लगा है। चाहे तो आप 5 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं कि 16 घंटे में कितना जाएगा, फिर यहां पे 1200, तो 1 घंटे में 75। ठीक है, बहुत शानदार सवाल था भाई। आगे चलता हूं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट ये बताइए, द रेशियो ऑफ एजिस ऑफ ए एंड बी 4 साल पहले 4 5, 8 साल बाद रेशियो 11-13 हो जाएगा। ओके, तो आप बताइए प्रेजेंट एज का सम। देखिए जैसे प्रेजेंट है मेरे गंदे भाई, जैसे प्रेजेंट है, प्रेजेंट से अगर आप 4 साल पहले चले जाओ, प्रेजेंट से अगर आप 4 साल पहले चले जाओ तो ए बी की एज का रेशियो सवाल में 4-5 दे रखा है, 4-5। लेकिन प्रेजेंट से अगर आप 8 साल बाद जाओगे, प्रेजेंट से 8 साल और बाद जाओगे तो ये डिफरेंस 11-13 दे रखा है। पूछा है प्रेजेंट एज का सम बताइए। मेरे दोस्त ये देखिए गैप सेम होना चाहिए, 7 का गैप है, ये 8 का गैप है, गलत बात है। डिफरेंस को सेम करते हैं। यहाँ 2 है, 2 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ 1 से, 2 से करेंगे 2 चौका 8, 2 पंजे 10। देखो ना 8 से 11 हुआ, कितना बढ़ा, 3 यूनिट, 3 यूनिट। ये 10 से 13 हुआ, कितना बढ़ा, 3 यूनिट। 3 यूनिट का गैप ही कितने साल के बराबर है, 12 साल का गैप है। 3 यूनिट का मतलब 12 साल है, 12 साल। 3 यूनिट का मतलब 12 साल है। तो आप बताओ दोस्त ये कितना है, ये 18 यूनिट है। तो 18 यूनिट का मतलब कितना आ जाएगा, देखिए 4 गुना है तो ये 72 साल, यानी कि 72 साल ए और बी की एज का सम है। ए और बी की एज का सम 72 साल है, अब से 4 साल पहले, 4 साल पहले। तो प्रेजेंट में कितना होगा, ए भी 4 बढ़ेगा, बी भी 4 बढ़ेगा, 8 साल बढ़ाओगे तो 80 साल। प्रेजेंट में ए बी की एज का सम 80 साल होगा। 8 बढ़ाओगे, ठीक है ना। ये बताइए, भाई देखिए ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है, परफेक्ट स्क्वायर बनाने वाला। सवाल में दे रखा है यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 64 सी स्क्वायर
प्लस 16C प्लस 3 को इधर ले जाते हैं, 16 को उधर। देखिए इस ब्रैकेट के बाहर 2 दिखाना है, 2 बाहर रखेंगे तो a प्लस बी तो है ही, ये 16C उधर जाएगा तो -8C हो जाएगा, 2 8 16। भाई सवाल तभी सॉल्व होगा जब ए बी सी का मान निकलेगा। अगर आपको कहीं भी ऐसा दे रखा है तो ये जो सवाल है परफेक्ट स्क्वायर बनाने वाला है, ए बी सी में परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे, पर डायरेक्ट निकाल सकते हो आप ए का मान। भाई यहां ए का कोफिशिएंट 1 है, यहां भी 1 है, 1/1 1 आ गया। बी का कोफिशिएंट, बी की वैल्यू यहां 1 है, यहां 1 है, 1/1 1 आ गया। सी की वैल्यू, यहां सी का कोफिशिएंट -8 है और यहां 64 है, तो -8/64 माइनस का 1/8, तो सी की वैल्यू -1/8 है, ध्यान रखिएगा। यहां रखेंगे तो 4 + 1 5 हो गया, सी की जगह -1/8 रखेंगे तो -1/8 का स्क्वायर 1/64, 8 से 8 64 कटेगा 8 बार, तो 5 + 1/8 है उत्तर, कहीं ये रहा। ठीक है भाई, चलिए आगे चलेंगे मेरे दोस्त। ये आ चुका है सवाल नंबर 40, ये बनाइएगा। मतलब तुमने 10,000 किए नहीं ना यार। द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 425, एक वस्तु का लागत मूल्य 425 रुपए। शॉपकीपर 20% डिस्काउंट देता है, 20% डिस्काउंट देने के बाद भी 16% गेन होता है, तो मार्क प्राइस बताइए। ये सबसे फेमस सवाल, वे घिसा पिटा इतना इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या बताऊं मेरे दोस्तों। हर कोई बच्चा जानता है CP/MP बराबर, जहां डिस्काउंट प्रॉफिट दिए CP/MP की बात हो, CP/MP बराबर 100 - D/100 + B, यानी कि 116 है भाई। 100 - 20 80, 100 + 16 116, तो 4 से जाएगा जी ये 20/29, ये CP से MP का रेशियो आ गया 20/29। CP कितना दे रखा है सवाल में, 425 रुपए, और आपसे पूछा है दोस्तों MP पूछा है 29 का मल्टीपल, नहीं निकलेगा मुझसे। देखिए ये कितना जा रहा है, 20 से है भाई, तो 21 और 5/20 0.25, ये 21.25 है, तो ये भी करोगे। देखिए 29 की 21 में गुणा करोगे तो पहले 580, फिर 29 की 1 में करोगे 1, फिर 29 की 0.25 में 1/4 यानी कि 7.25, 29 का 1/4 7.25, तो यानी कि ये हो जाएगा 609 और 7 616.25 रुपए, पूरी गुणा कर दी मैंने, डी ऑप्शन। 29 की 20 में 580, 1 में 29, 0.25 में 7.25 है भी। चाहे तो आप यूनिट डिजिट मैच कर सकते थे कि एंड में 0.25 ही आएगा, चूंकि इवन नंबर से गुणा, ऑड नंबर से गुणा हो रही है 25 की, एंड में 25 आएगा। ठीक है भाई, क्या इसमें कोई दिक्कत है, कोई तकलीफ, और करोगे? ठीक है, चलिए अब मेरा मूड खराब हो गया है ना, अब मैं नहीं करवाऊंगा तुमको। तो मैंने जितना भी कराया उसका जो है आप एहसान मत मानिए, आपके लिए ये सब कुछ है। आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, है ना, और आप मुझे क्वेश्चन जरूर बता दीजिएगा, कल मेमोरी बेस्ड है, ठीक है, सबसे पहले यही बताइएगा, ठीक है ना। हाँ, और बेस्ट ऑफ लक सभी बच्चों के लिए जिनका कल एग्जाम है या उसके बाद एग्जाम है, ठीक है। आपको ये सेशन कैसा लगा मुझे जरूर बताएं, बताओ मत अब तुम सो जाओ सीधे, समय बहुत